विनोद बड़ी और आपका आज स्वागत है। कल हम लोगों ने देखा था मराठा एम्पायर से रिलेटेड रणवीर के शो का पॉडकास्ट और अभी हम लोग उसका सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। आशीष भाऊ, जय भवानी। जय भवानी, जय शिवाजी। जय शिवाजी। लेट्स बिगिन द पॉडकास्ट। Yes. ठीक है, क्योंकि आइडियाज बहुत फूट रहे मेरे दिमाग में, बहुत कुछ पूछना है ना। भाई लेट्स गो टू पेशवा बाजीराव। ओके, पेशवा शब्द मतलब क्या? पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर। अष्टप्रधान मंडल में प्राइम मिनिस्टर होता था। 8 जो आपके मेन रहेंगे, जैसे उनके यहाँ पे वजीर होता है। बट लाइक ऑल्सो जनरल वॉरलॉर्ड प्लस मिनिस्टर। नहीं, सुनो, अभी मैं इसमें फर्क समझाता हूँ। बालाजी विश्वनाथ में राव नहीं लगता, लेकिन बाजी में राव लगता है। हम्बीरराव मोहिते करके कैरेक्टर है जो छावा मूवी में दिखा है, उनके सामने राव लगता है। व्हाट इज राव? राव ये पदवी उस समय पे पूरे भारतवर्ष में जितने भी योद्धा होते थे वही लगाते थे। पेशवा ये युद्ध पे जाते थे। बाजीराव से पहले पेशवा युद्ध पे नहीं गए ऐसा नहीं है, लेकिन बालाजी विश्वनाथ को बालाजी पंत नाना कहा गया है, पंत कहा गया। पंत मीन्स वो व्यक्ति जो क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में ज्यादा रहेगा, कारकुनी जो ज्यादा करेगा। बाजीराव वॉज द फर्स्ट वन जिसने ये कहा कि हम यदि तलवार उठा के मुगलों की गर्दन नहीं छाट सकते और वो कार्य नहीं कर सकते जो हमारे पिताजी ने किया, उससे ऊपर ही कार्य नहीं कर सकते, तो हमारे होने का फायदा क्या है? इसीलिए बाजी के सामने पंत नहीं लगा, बाजी के सामने राव लगा। और उसके बाद में जितने पेशवा हुए उनके सामने राव ही लगा हुआ है। रघुनाथ राव, जैसे आपने उसमें भी देखा होगा पानीपत वगैरह मूवीज में, है ना। तो राव ये पदवी इनके सामने बाद में इसलिए लगना शुरू, जैसे तानाजी राव वैसे बाजीराव। मराठा कम्युनिटी में पानीपत मूवी को लेकर चर्चा हुई थी तब? हाँ, हुई थी। वो जो मूवी थी उसका पिक्चराइजेशन जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से हुआ नहीं है, और एक एक्टर का भी फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो पेशवा में अर्जुन कपूर को लेना पेशवा के रोल के लिए, जो कदकाठी है पेशवा की सबसे बेहतरीन बात यह है कि पेशवा दिखने में बहुत खूबसूरत होता है। नाजुक कदकाठी बट वेरी स्ट्रांग, पतली, स्किनी मस्क्यूलर। विराट कोहली वाली, जो अभी विराट कोहली की अभी जो पर्सनैलिटी है, सिमिलर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। बट और सेकेंडली पेशवा में तीक्ष्णपना होता है। एजिलिटी नहीं, तीक्ष्णपना यानी कि तेज जो आपके चेहरे का जो ओज होता है ना, वो ओज दिखना चाहिए। इवन इफ इट इज मराठा, इवन इफ इट सर वो योद्धा है, योद्धाओं का। डू यू थिंक दैट्स आल्सो सम साधना? हाँ सर, यही साधना है। मतलब आपका युद्ध ही साधना है। मंत्र बेस्ड युद्ध, मंत्र बेस्ड युद्ध बोलो या आपका युद्ध ही मंत्र है। मंत्र जो आप कर रहे हो उसको अगर आप फोकस के साथ में करोगे, मेरा ऐसा मानना है किसी भी चीज को करने के लिए 12 साल की सिद्धि लगती है, मतलब 12 साल की साधना लगती है, उसके बाद में आपके पास में सिद्धि आती है। ये जरूरी नहीं है कि आप वो 12 साल किसी मंत्रों को जपने में ही डालो। अगर आपने किसी एक तत्व को बहुत अच्छे से समझ लिया, जैसे मैं 12 साल पढ़ा रहा हूँ, तो 200% 12 साल के बाद में मुझे ऐसा हो जाएगा कि मेरे सामने अगर कोई व्यक्ति आता है तो उस व्यक्ति को मैं बिना बात करे पढ़ना शुरू कर दूंगा। ऑरा उस तरह से मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने उतना समय दिया है उस चीज को। इफ यू आर टू कास्ट समवन एज पेशवा सदाशिव, गौतम रोड़े को देखा है आपने? गौतम रोड़े जो कर्ण का सोनी टीवी, सोनी पुत्र पे, सोनी पे, है ना, गौतम रोड़े। वो वैसे फेस में या वैसे टाइप में कोई व्यक्ति मुझे लगेगा जिसके लिए मैं पेशवा को मैं प्रेजेंट कर पाऊंगा। ओके अंडरस्टूड। बेसिकली तेज एंड एथलेटिज्म होना, यस। मतलब थोड़ा सा ऐसा कि चपल हो, मस्कुलर फिगर नहीं चाहिए। अगर मुझे मराठा वॉरियर्स दिखाने, जैसे तानाजी मालुसरे दिखाने हैं या मुझे हम्बीरराव मोहिते दिखाने हैं, तो मुझे वैसे लोग चाहिए कि जिनकी दाढ़ी बहुत जबरदस्त है, बाल बहुत जबरदस्त है, माचो एकदम खतरनाक, आपकी तरह, मेरी तरह। यस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो वैसे लोग चाहिए मुझे। या मैं आई एम ऑल्सो, एज यू आर स्पीकिंग, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप विजुअली डिस्क्राइब कर रहे हो मराठास को और पेशवास को, बट पहले मराठास आए थे और आप कह रहे हो कि तब ज्यादा माचो थे और बाद में ज्यादा एजाइल और एथलेटिक बन गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पेशवा पहले से ही है उनके पास में, बट दे आर डिफरेंट कैरेक्टर्स। हाँ सर, देखो डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट हीरोज। जीन्स अगर चेंज होते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि बाजीराव पेशवा के साथ में कोई मराठा नहीं। होळकर, मल्हारराव होळकर एंड शिंदे, जिनके बाद वो पूरी सिंधिया की लीनेज जो आज ये हुई है, होळकर घराना, ये दोनों के दोनों है ना, धनगर कास्ट एंड मराठा कास्ट, देवर विद बाजीराव। सो कहने का तात्पर्य ये है कि बाजीराव उस समय पे चीफ कमांडिंग रोल में थे। ओके, गॉट इट। ओके, चीफ कमांडिंग रोल में थे वो। बाजीराव का एक सबसे बेहतरीन चीज ये थी ना सर, कि बाजीराव के जितने भी सैनिक थे वो बाजीराव को अपना इसलिए भी समझ पाते थे,
क्योंकि बाजीराव डिस्पाइट बीइंग अ पेशवा, या ये पूरे मराठा एम्पायर की सबसे बड़ी खासियत रही है कि वो भले ही मंत्री होंगे, राजा के पद पे होंगे, कुछ भी होंगे, वो सोएंगे उसी तरीके से जिस तरह से एक नॉर्मल सैनिक सो रहा है। मतलब बाजीराव के पास में उनका एक ब्लैंकेट, जिसे कहते हैं घोंगड़ी कहते हैं हम लोग मराठी में, अपना खुद का ब्लैंकेट रहेगा, सब सोए वहीं पर डालेंगे, सो जाएंगे। वो कभी इतना एम्फेसाइज नहीं करते थे कि हमें खाने में क्या चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, जो मेरा साधारण सिपाही खा रहा है मैं वही खाऊंगा। क्या खाते थे वैसे भाकरी एंड अपना ये ठेचा होता है ना, हाँ, मिर्ची का चटनी, हाँ मिर्ची का ठेचा होता है। चटनी इज बिट डिफरेंट, ठेचा ठेच की होता है, पूरा वही नहीं बनता, ठेचा और भाकर, क्योंकि भाकर 4-5 दिनों तक रहता है। सो ये प्रोटीन इंटेक के पीछे नहीं जाते थे। तो प्रोटीन के लिए क्या खाते थे? इनका होता है, लेकिन मोर ऑन मोर सर कैसा होता है कि अगर आप युद्ध पे हो तो युद्ध पे आपको चिकन पकाने के लिए इतना समय थोड़ी मिलने वाला है, या आपको प्रोटीन इंटेक के लिए भी इतना समय कहाँ मिलने वाला है। सेकेंडली उस समय का जो उस समय पे जो धान भी रहता था उसकी प्रोटीन क्वालिटी ज्यादा बेटर थी आज के इससे। मतलब गेहूं गेहूं में या किसी अनाज की एक जैसे मैं बताऊं तो जैसे खपली वीट करके आता है, एक खपली वीट का नाम सुना है? हाँ। खपली वीट की प्रोटीन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब 4 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर हमें 100 ग्राम में 6 मिल रहा है तो वहाँ पे आपको 20 से 22 ग्राम तक मिल सकता है। फिर भी हम उसे एज इन पूर्णतः प्रोटीन सोर्स नहीं मानेंगे, लेकिन उनका खाना बहुत ज़्यादा उन्होंने खाने के ऊपर एम्फेसाइज नहीं करा है। मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, मेंटल स्ट्रेंथ खाने में वो सिर्फ मुगल खाते थे। खाने में वो सिर्फ मुगल खाते थे। प्री वर्कआउट में वो जय भवानी जय शिवाजी का नाम लेते थे, और पोस्ट वर्कआउट में वो लोग मजे लेते थे कि भाई हमने खत्म कर दिया सबको। सो द थिंग इज कि बाजीराव का जो बर्ताव था वो इसी तरह से था। सेकेंडली बाजीराव की एक समरसता मैं आपको बताता हूँ। डिस्पाइट ही बीइंग फ्रॉम अ कोकणस्थ चित्तपावन ब्राह्मण फैमिली, ही इवन यूज्ड टू हैव नॉनवेज। इट वाज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ हिज, दैट वाज हिज पॉलिटिकल मूव कि नहीं होड़कर्स मेरे साथ में, मराठास में, बाजीराव के घर में कोई नहीं खा रहा है, बट बाजीराव की नहीं, मेरे लोग हैं तो किसी ने मुझे अगर ऑफर किया है मैं इनके साथ में रहूं तो आई हैव टू डू इट। बाजीराव वाज दैट, एंड टोटली एंटी कास्टिस्ट माइंडसेट, जाति पाति का कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि बाजीराव की कुछ हरकतें ऐसी थी, मतलब जैसे ये नॉनवेज खाना या युद्ध में जाना, क्षत्रियों वाला पूरा व्यवहार करना। सो बाजीराव के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने की भी कोशिश हुई थी कि यू आर नॉट डूइंग राइट, ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। अबाउट दैट मस्तानी भी लेके आए। तो मस्तानी डिस्पाइट बीइंग अ डॉटर ऑफ राजपूत फादर, ही वॉज उनकी जो मदर का जो ये आता है वो सूफी थी, तो वो प्रैक्टिस इस्लाम ही करती थी, सूफी इस्लाम प्रैक्टिस करती थी। जो रियल लाइफ मस्तानी रानी है वो तो सूफी, शी वाज सूफी। हर फादर वाज छत्रसाल बुंदेला और माइट बी समवन एल्स, लेकिन बहुत जगह पे ऐसा है कि वो छत्रसाल बुंदेला की लड़की थी। स्टोरी क्या है मस्तानी की? मस्तानी के बारे में 2 कहानियां बड़ी प्रचलित है। वो एक ऐसी कि जिस समय पे बाजीराव बुंदेलखंड गए बुंदेलखंड को बचाने के लिए, तो उस समय पे बुंदेलखंड को जो बचाया गया तो बुंदेलखंड में एक प्रथा थी कि आपको कटियार दी जाती थी, छोटी सी तलवार होती है, वो तलवार दी जाती थी। उसके साथ में अपनी बेटी भी दी जाती थी। बाय हु? बाय द किंग छत्रसाल बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड, या तो उसी के बेसिस पे बाजीराव को मस्तानी मिली थी। दूसरी एक कहानी ये है कि बाजीराव को छत्रसाल बुंदेला ने अपना बेटा घोषित किया था, तो बाजीराव के नाम पे बुंदेलखंड को 3 हिस्सों में बांटा गया, तो एक हिस्सा बाजीराव के नाम पे कर दिया गया था। सो ऑन दैट बेसिस अगर मुझे पूर्णतः संबंध जोड़ने हैं तो मैं अपनी कोई बेटी तुम्हें दूंगा, इसीलिए छत्रसाल बुंदेला ने भी एक बेटी दी थी। तो जिस समय पे बालाजी विश्वनाथ ने अपने हाथ में पूरी कमान पकड़ी थी शाहू महाराज की, उनका सबसे बड़ा काम ये रहा था कि भाई जितने बड़े बड़े मंत्री संतरी लोग हैं या फिर जितने बड़े बड़े सेनानी हैं जिनके हाथ में अलग अलग जगह है, अलग अलग किले जिनके हाथ में आते हैं, उन लोगों को शाहू महाराज के अंडर में लेके आना है। रीजन बीइंग क्योंकि जब तक एक बहुत सेंट्रलाइज सिस्टम से, ताकतवर सिस्टम से, जहाँ पे आपको चीज़ें करने की छूट मिले, शाहू महाराज ने कहा था जिसको जैसे करना है वैसे करो लेकिन स्वराज्य के लिए करो, वो छूट जब तक नहीं मिलेंगी, आप अपने निर्णय जब तक नहीं ले पाओगे, तब तक आप स्वराज्य को एक्सपांड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये हुआ था कि राजा राम महाराज के समय पे बहुत सारे ऐसे मंत्री संतरी भी थे कि जो राजा राम महाराज को उस समय पे सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं थे डायरेक्टली। तो उस समय पे एक राजा राम महाराज को पोस्ट निकालनी पड़ी थी। मैं भूल ही गया कि यहाँ सिविल वॉर का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। एक्चुअली द बैकग्राउंड इज सिविल वॉर। उसके बिना नहीं समझेगा।
वाओ। बाजीराव उसके बिना समझेगा नहीं। अब समझो राजाराम महाराज के समय पे कई ऐसे मंत्री संतरी थे जो थे, तो वो डायरेक्टली राजाराम महाराज को सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। कुछ जा चुके थे, उनको वापस लेके आना पड़ा कि कम विथ अस, फाइट फॉर अस। तो उसमें से एक व्यक्ति था जो उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं थोड़ा नाम में कंफ्यूज हो रहा हूँ, शायद नीराजी पंत ही रहे। हाँ, तो उन्हें कहा गया कि बी विथ अस। उन्होंने कहा कि मैं पेशवा के अंडर में काम नहीं करूँगा। वाई? प्रेसिडेंट, कुछ कंट्रीज में प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, उनका प्राइम मिनिस्टर भी होता है, बट प्रेसिडेंट इज मोर पावरफुल। किंग उस समय पे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकंड इंपॉर्टेंट रहेगा पेशवा, राइट? उनका ये कहना था कि मैं पेशवा के अंडर में काम नहीं करूंगा, मुझे पैरेलल एक तो कोई तो भी पदवी चाहिए जो पेशवा के लिए हो। ओके ओके। तो उन्होंने प्रतिनिधि करके एक पोजीशन सेट करवाई वहां पे। ये प्रतिनिधि पोजीशन बाजीराव के समय पे पावरफुल हो चुकी थी थोड़ी सी। बालाजी विश्वनाथ की जब डेथ हुई, सो बालाजी विश्वनाथ की जब डेथ होती है, तो बालाजी विश्वनाथ की डेथ होती है एट द एज ऑफ समथिंग 1660 का बर्थ है और 60 साल के बाद उनकी डेथ हुई है। अब ये जो प्रतिनिधि वाला जो पोजीशन है वो भी स्ट्रांग हो चुका है। बालाजी विश्वनाथ इक्वली बहुत स्ट्रांग है। उन्हें लगा बालाजी विश्वनाथ गए तो अब किसकी सुनी जाएंगी? मेरी सुनी जाएंगी। यहाँ पे इशू हो गया। यहाँ पे सब लोगों ने क्लेम कर दिया कि बाजीराव को पेशवा बनाया जाए, जो उनके फेवर में थे। बहुत लोगों को वो बात पटी नहीं थी। जो बाजीराव मस्तानी की स्टार्टिंग सीन है, एग्जैक्टली उसमें जो कहता है ना, फैसला जो है वो प्रतिनिधि करेंगे, प्रतिनिधि बताएंगे कि तुम जीत पाओगे या नहीं जीत पाओगे, तो तुम्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों का यहाँ पे अपना प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो फिर वो जो रणवीर सिंह है वो बाण निकाल के मारता है मयूरपंख पे, तो बोलते हैं हाँ तुम तो चूक गए। तो वो जब वो मयूरपंख तोड़ता है तो वो कहता है ये मिट्टी हिंदुस्तान की है और ये मयूरपंख मुगल सल्तनत का पेड़, जड़ पे वार करो तो पेड़ अपने आप नीचे आएगा। तो वो जो है वो बाजीराव का जो कैरेक्टर है, इस तरह से तो कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब मूवी में जो दिखाया था कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें फिक्शनल है उसमें। यहाँ तक कि मस्तानी भी बाजीराव को मिलने नहीं आई थी कभी कि मुझे ज़रूरत है वो जाओ, मैं उस युद्ध पे आऊँगा, मैं, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि बाजीराव 20 साल के हैं, उन्हें बनाना है या नहीं बनाना है, इस पे बहुत बहस चल रही थी। क्योंकि बाजीराव का स्वभाव है बहुत उतावला, जोशीला। फिर तो सही नहीं, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? कोहली, यंग कोहली नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर कोई बाजीराव से कंपैरिजन ही नहीं है सर। क्योंकि आप समझो, जो घोड़े पे बैठ के 6 महीने में जाना होता है 1.5 महीने में आपको कवर करके दे रहे बाजीराव का मतलब बाजीराव कैसे, मैं कैसे कहूँ आपको, ग्रहों के हिसाब से समझते हैं हम लोग। मार्स मंगल, लेकिन उच्च का मंगल, उच्च का मंगल, ठीक है, उच्च का मंगल। और यदि हम शाहू महाराज को समझे, शाहू महाराज यानी कि उच्च के बृहस्पति, शांत स्वभाव, वो आ तो गए हैं, लेकिन उनका ऐसा था कि किसी के साथ में झगड़ा मत करो यार। तो वो सिविल वॉर का अंत कैसे हुआ? अंत नहीं हुआ है। शाहू महाराज को बहुत ज्यादा अपने फैमिली के प्रति या फिर लोगों के भलाई के लिए उन्होंने ये कहा था कि आप कोल्हापुर में रहो, मैं साता में रहूंगा, शांत रखा है। तो उनके जो कजिन थे, यस, शांत रखा गया, तारा रानी वाला जो लाइनें है। लेकिन यहाँ पे अभी एक और तख्ता पलट हुआ है। तारा रानी का जो स्वभाव है, जिन तरह से वो काम करने की कोशिश कर रही है, राजाराम महाराज की एक सेकंड वाइफ थी, राजसबाई। राजसबाई को भी वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने तारावारी को कैद करवा दिया। सेकंड वाइफ ने घर के अंदर में गृह कलेश है, मतलब घर के अंदर और उसके भी घर के अंदर राजसबाई ने इनको कैद करवाया, इंदर से नजर कैद में रख दिया। बोले नहीं, अब मेरा बेटा बैठेगा। तारा रानी को नजर कैद करवाया राजसबाई ने कहा कि अब मेरा बेटा बैठेगा। एंड देन थ्रोन पे आए संभाजी महाराज, संभाजी द सेकंड, नाम सिमिलर रहते थे इनके। तो राजसबाई का बेटा संभाजी द सेकंड अब गद्दी पे बैठा है, वो कोल्हापुर में है, यहाँ पे शाहू महाराज है। राजसबाई शांत है, कुछ भी नहीं कर रहे। बाजीराव में और संभाजी महाराज की एज में 3 साल का फर्क है। संभाजी महाराज 3 साल बड़े हैं, संभाजी द सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। तो इन लोगों ने शांत करवा के रखा, ये साइडलाइन हो गए वहां पे। यहां पे ये हो रहा था कि हरकतें देखो आप, यहाँ पे हरकतें क्या हो रही है कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी मैंने आपको अभी तक बताया नहीं। यहाँ पे हरकतें सब ऐसी की ऐसी हो रही है कि भाई कोई यहाँ का मंत्री वहां पलटाने की कोशिश कर रहा है, वहां के मंत्री यहाँ जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से नाराज हो रहे हैं, तो नाराजी के चक्कर में वहां छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि राजाराम महाराज ने
एक सिस्टम क्या दी थी कि जहांगीर हम आपको देंगे, आप जीतते चले आओ। वहां पे डिसिप्लिन खराब हो गया लोगों का। शाहू महाराज आने के बाद में उन्होंने क्या किया कि नहीं, हमको सेंट्रली काम करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर सबके हाथ में अगर जहांगीरी जाती रही तो गलत हो जाएगा। हुआ, अब मैं वापस आ चुका हूं, तो आप हमें फिर से डिसिप्लिन क्यों कर रहे हो? उसके चक्कर में कई लोग उनको छोड़ने के लिए भी तैयार थे। तो आने के बाद में पहले 10 या 12 साल इस्टेब्लिशमेंट के थे, बहुत कठिन रहे थे शाहजी के शाहू महाराज का धोरण यह था कि मुगलों के साथ में अभी फिलहाल हम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास में फिलहाल इतनी पावर नहीं है। हम पहले सब कुछ इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में अटैक करते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये हुई कि इस हुसैन जो था, उसकी पूरी इच्छा थी, पूरी मंशा थी कि भाई मैं मराठों को बहुत पकड़ के मारूं। इसके चक्कर में बालाजी विश्वनाथ ने एक बार उसको पटक के बहुत धोया। इतना मारामारी हुई है दोनों में, मतलब मराठों ने उसको इतना परेशान किया। वो नीचे जब आया तो महाराष्ट्र का जो सेक्शन है उसके ऊपर एमपी आता है। एमपी में मालवा का एक प्रदेश आता है, मालवा बुंदेलखंड के पास में आता है। ये मालवा की बाउंड्री जो है वो राजस्थान और एमपी की जो बाउंड्री है, मालवा आता है, मध्य प्रदेश में आता है। मालवा का हिस्सा पूरे इंडिया को चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि मालवा सेंटर में आता है। मालवा सेंटर में आने की वजह से राजस्थान भी क्लोज है, साउथ भी क्लोज है, नॉर्थ भी क्लोज है, पूरे चारों डायरेक्शन आप कंट्रोल कर सकते हो। तो सईद ब्रदर्स के अंडर में मालवा आता था और वो दक्षिण में भी आ गए थे। दक्षिण में इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ मराठों के साथ में। अब इसको भेजा कि तुम मराठों से ये करो, और फारूक शियार ने मराठों को लेटर भेजा कि तुम सईद ब्रदर को मार दो, मतलब हुसैन सईद को मार दो। फारूक शियार दोनों को एग्जीक्यूट करवाना चाहता था और एक तीर से वो 2 निशाने मार रहा था। यह बात जिस समय हुसैन को पता चली, उसने बालाजी विश्वनाथ को बुलाया मीटिंग करने के लिए। बोले संधि करते हैं, हम ट्रीटी कर लेंगे। वाव, छोड़ो ये सब, और उसकी लेते हाँ ये छोड़ो ये, अपन उसको बजाएंगे, कोई टेंशन मत लो, हम उसको ठोकते हैं अपन। अब मराठे तो मराठे बोले संधि तो हम करेंगे, शर्तें हमारी होंगी। बोले क्या शर्तें होंगी? यसुबाई को छोड़ना पड़ेगा। आप सोचो, शाहू महाराज छोड़ा, यसुबाई को नहीं छोड़ा इन्होंने। संभाजी महाराज की जो वाइफ है उनको मराठे मतलब मुगल दिल्ली तक लेके जा चुके हैं। कैसे रखा था उनको? नहीं, शी वॉज इन अ गुड वे, कंफर्टेबल। बट आप सोचो, वो रणरागिनी जिसके सामने जब औरंगजेब कहता था तुम्हें जाना है वापस, शाहू महाराज को भी छोड़े तो पूछता था जाना है वापस, अपने चाचा के पास जाना चाहोगे, राजा राम महाराज के पास? तो इन्हें नाटक करना पड़ता था, नहीं मुझे अपने चाचा के पास नहीं जाना, आप अच्छे हो। सो दैट ये ना हो कि भाई कभी हमें ये कर दे। औरंगजेब ने उन दोनों को कन्वर्ट करने की कोशिश भी करी है, लेकिन वो रुक गए। कन्वर्ट करने की कोशिश भी करी है कि ये दोनों को कन्वर्ट करवाते हैं, वो गाज किसी और पे पड़ी। मतलब उनके साथ में जो 2 साथी थे बोले मैंने तो डिक्लेयर कर दिया कन्वर्ट करवाना, अब अगर मैंने डिक्लेयर करा है कन्वर्ट करवाना तो इनको छोड़ो, किसी और 2 को लेके आओ। तो किसी और 2 को कन्वर्ट करवाया गया, क्योंकि जीनत-उन-निसा जो वहाँ पे जो दिखाया, जो कैरेक्टर दिखाया कहाँ पे, संभाजी मूवी में, जो औरंगजेब की बेटी है, शी हैड अ बिट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर बोथ ऑफ देम। तो उसने बात करी कि नहीं यार जाने दो, इतना मत करो, अगर इनको भी कन्वर्ट करवा दोगे मराठे चढ़ जाएंगे हमारे ऊपर। तो नहीं हुए कन्वर्ट। अब जिस समय पे यहाँ से आजम जा रहा था, जो सिविल वॉर में जो औरंगजेब का बेटा, उसने कहा कि शाहू को तो मैं छोड़ूंगा, लेकिन कंट्रोल में रखने के लिए मैं तुम्हारी माता जी को लेके जा रहा हूँ। तो कितने सालों के लिए रही हूँ भाई? वो तो मतलब सोचो ना, 25-30 ईयर्स, 40 साल शी वॉज इन कैप्टिव, 40 ईयर्स। मतलब आज हमारा प्यार ऐसा होता है कि भाई, मैं कहता हूँ ना, हिस्ट्री से सीखो। क्या सीख रहे हो तुम? जहाँ पे आप लॉन्ग डिस्टेंस का प्यार बरकरार नहीं रख सकते, 2 डायमेंशन की संभाजी महाराज जा चुके हैं, मुझे तो अपने बेटे की तरफ ध्यान देना है, तो मैं तो कह दूंगी कि नहीं आपके लिए रहेगा, और मैं जा सकती थी, लेकिन उसे पता था वो स्वराज्य की महारानी है, इसीलिए उन्होंने आखिरी दम तक मेरे बेटे पे और स्वराज्य पे आँच ना है, इसीलिए औरंगजेब के साथ में नाटक, मुगलों के साथ में नाटक करते रहने। ठीक है, वी आर विथ यू, डोंट वरी, छोड़ दो। 40 ईयर्स शी वॉज इन कैप्टिव। मराठों ने संधि करी, बोले जितनी पहले शिवाजी महाराज के समय पे हमारी जागीर थी हमें वापस मिलनी चाहिए, हम चौथ वसूल करेंगे हर एक जगह से, हमें चौथ चाहिए, चौथ के बीच में कोई नहीं आएगा, चौथ नहीं तो मौत। यसुभाई को रिलीज करना पड़ेगा, कैदियों को कुछ जो हमारे लोग थे संभाजी महाराज के साथ वाले उनको रिलीज करना पड़ेगा, चौथ तुम्हें हमें देना पड़ेगा, चौथ में और कुछ शर्तें थी कि ये किला वो किला वो किला हमें वापस चाहिए। सईद ब्रदर्स में सोच रहे ओके,
अब हुआ ये कि बालाजी विश्वनाथ ने पेपर पे लिखवा तो लिया, साइन चाहिए होती है ना बादशाह की। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक दिन में जाके वापस आओगे दिल्ली या 2 दिन में जाके, 1.5 महीना लगता था दिल्ली जाने में, घोड़े से भी जा रहे हो तो। बालाजी विश्वनाथ का है एक काम करते हैं, साइन लेने जाना है ना, हमने भी कभी दिल्ली नहीं देखा है, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। सारे मराठे बालाजी विश्वनाथ के अंडर में बहुत सारे मराठे दिल्ली गए हैं वहाँ पे यशुभाई को छुड़ाने के लिए और ये करने के लिए। इतने सारे मराठों की फोर्सेस लेके, क्योंकि अब दोनों को मैंने एट अ टाइम लेटर लिखा है, इसको बोल रहा हूँ इसको उड़ा, इसको बोल रहा हूँ इसको उड़ा। वहाँ पे फारूक शियार गया डर, ये भाई ये दोनों अगर दिल्ली पे इतनी बड़ी सेना लेके आए तो हमको ये हमारा हो जाएगा भाई कत्लेआम। उसके चक्कर में मालवा के रीजन में जिस समय पे बालाजी विश्वनाथ आए हैं, मतलब एमपी के साइड, फारूक शियार का लेटर आया है, ऊपर मत आओ, आपकी जितने भी शर्तें हैं मानने के लिए तैयार है। बालाजी विश्वनाथ बोले अभी ऐसा नहीं होगा, हम तो लेके जाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर और एक स्ट्रेटेजी देखो। हमारे यहाँ पे शंकरराव जी मल्हार करके एक बहुत चीफ व्यक्ति थे। शंकरराव जी मल्हार ने क्या किया, सईद ब्रदर्स में से हुसैन ने कहा कि भाई अगर नहीं दिया यशुभाई को तो क्या करेंगे। बोले फारूक शियार को एक बात बताओ, बोले अकबर याद है आपको, औरंगजेब का बेटा आया था जो ईरान चले गया था, वो गृह युद्ध में नहीं था, वो ईरान चले गया था। उसको ये बोले कि अकबर का बेटा हमारे पास में था नहीं, कोई नकली बेटा बनाया गया, और उसको बोले कि तुम्हारा रॉयल ब्लड हमारे पास में है, अगर हमको इसने मार दिया तो वर्ल्ड में कितनी भयंकर न्यूज़ फैलेंगी। क्योंकि उस समय पे, जिस समय पे शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा, ये न्यूज़ भी इंग्लैंड के पेपर में छपी थी। वाह, ये न्यूज़ इंग्लैंड के पेपर में छपी थी। शिवाजी महाराज जब आगरा के कैद खाने से बाहर निकले थे, ये न्यूज़ भी छपी थी कि द किंग ऑफ डेक्कन हैज एस्केप्ड फ्रॉम आगरा। मैंने कहा ना, पुर्तगाली लेटर लिख के कहते थे कि आप एक बार शिवाजी को आके देखो, पूरा वर्ल्ड चाहता था एक बार शिवाजी महाराज को आके देखे। मतलब यूरोप में यहाँ के पॉलिटिक्स फॉलो होती थी पूरा भाई, भारत की तरफ कौन नहीं देखेगा, क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा यहाँ पे, मतलब ये उस जमाने का अमेरिका था। एग्जैक्टली इन द सेम वे दैट वी डिस्कस ट्रम्प। आज का अमेरिका उस समय का इंडिया है। हाँ, सेम है ना, वही, मतलब जैसे हम लोग डेमोक्रेट रिपब्लिकन के डिबेट्स डिस्कस करते हैं, सिमिलरली। वाओ, तो इम्पैक्ट क्या हो रहा है अब इसमें और एक बात हुई, अब ये बता रहा हूं मैं। औरंगजेब ने शाह दुर्रानी दूसरा सेकंड, उसने ईरान के बादशाह को लेटर लिखा कि मैं आलमगीर औरंगजेब हूँ, ऐसा है वैसा है, मैं ये करना चाहिए वो करना चाहिए। वो जो पहला वर्ड था आलमगीर, उसके ऊपर वो चिढ़ गया, बोले तू कहाँ का आलमगीर है, तू सिर्फ पितागीर है। पितागीर यानी कि तू कहा है जगत जेता, आलमगीर यानी कि जगत जेता, तू सिर्फ पिता जेता है। बोले अपने बाप को तूने कैद में करके रखा था, अपने भाइयों का मर्डर किया, तेरे से डेंजर तो शिवाजी है। वो आगरा में आया, एस्केप हो गया, तू उसको पकड़ नहीं पाया, तू क्या जग जीतेगा। तो ये खबरें ईरान, इराक, वहां तक पूरी फैल चुकी थी कि हु इज शिवाजी एंड व्हाट इज शिवाजी, हु वाज शिवाजी महाराज। यहाँ तक कि जिस समय अंग्रेज आए ना, अंग्रेजों ने कई जगहों पे दस्तावेज में लिख के रखा है कि अगर शिवाजी महाराज इंग्लैंड में पैदा होते तो हम तो दुनिया ऐसे ही जीत जाते, क्योंकि वो आदमी वैसा है। यहाँ तक कि अर्ली 18th सेंचुरी में जब अंग्रेजों की ताकत बढ़ रही थी, उन्होंने ये बात लिख के रखी है कि हम तब तक महाराष्ट्र और यहाँ की पूरी जगह तब तक नहीं जीत सकते जब तक शिवाजी के नाम पे आक्रमण करने वाले लोग जीवित हैं, बिकॉज वो पावर हब है। मतलब अगर भारत अगर सेल है तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया छत्रपति शिवाजी महाराज है, पावर हाउस है वो। सो इन अ सिमिलर मैनर मतलब ये जो फारूक शियार था, इन्होंने कहा कि भाई वो जो अकबर आया था ना, उसका बेटा है मेरे पास, रॉयल ब्लड है, अगर मैंने मारा तो पूरे वर्ल्ड में देखना क्या खबरें जाएंगी। तो फारूक शियार को लगा नहीं यार, बराबर है, रॉयल ब्लड है उसको बचाना तो चाहिए। बोले ठीक है, बोले लेके आओ आप। लेके गए, दिल्ली में सब खड़े हैं पूरे मराठों की फोर्सेस, और दिल्ली में इतने बड़े मराठों की फोर्सेस देख के मुगल और उनकी जितनी जनता है वो हो गए पागल, भाई ये क्या हो रहा है। अब दिल्ली का एक चौक पड़ता है, उस चौक में जब मराठे खड़े थे तो मुगलों की एक आर्मी ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया यानी वहां पे एक ऐसी झटपट हुई, मारामारी हुई। और मराठों को दिल्ली पता नहीं थी उस समय पे भी कैसी है, कैसे जाना है, कैसे कितना बड़ा है। उसमें 100-150 मराठे मरे। अब फारूक शियार के साथ में डील करने के लिए दोनों सईद ब्रदर्स वहां पे अंदर में है। 3 दिन इनकी मीटिंग चली है, कोई बाहर ही नहीं आ रहा। मीटिंग में क्या चल रहा है कि किसको क्या देना है, क्या नहीं देना है। उन्होंने जिस बंदे को बनाया था कि ये रॉयल ब्लड है, उसको ट्रेन भी किया था कि उठना कैसे, बैठना कैसे, जाना कैसे, आना कैसे है।
तो वो बोल रहा है वो कहाँ पे, वो बच्चा कहाँ पे, उसको लेके आओ। बोले वो तो देंगे, पहले यसु भाई को रिलीज करो, पहले साइन करो। फारूक शियार साइन करने को रेडी नहीं था, सईद ब्रदर ने टपका दिया। इन दैट मीटिंग? यस, नॉट इन दैट मीटिंग, बट जहां पे जब मराठे मरे तो बालाजी विश्वनाथ ने बोला, मतलब ये 200% हमारा एक संधान है कि बालाजी विश्वनाथ ने ही प्रेशराइज किया है, फारूक शियार को गद्दी से निकालो, दूसरा राजा बैठाओ। फारूक शियार को हुसैन सईद ब्रदर्स ने गद्दी से हटा दिया, हटा दिया, लिटरली हटा दिया। और उसके बाद में फारूक शियार के साथ में जितने लोग थे, 2 लोग थे, तो फारूक शियार को कुछ महीनों के बाद में अंधा करके, यहां तक कि उसके साथ वाले जो थे उनको मार के, दोनों की बॉडीज दिल्ली का जो दरवाजा है, जो एंट्री स्पॉट था, वहां पे टांग के उनकी पूरी बॉडी दिल्ली के एरिया में घुमाई गई थी। किसकी बॉडी? फारूक शियार और उसके साथी की। राजा होगा तू, लाएंगे हम। और मराठों ने सबको पपेट बना के रखा था, मार डाल, सईद ब्रदर मारो बोले। बचपन में मैं अक्सर ये पूछता था कि जब हमें स्कूल्स में मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ाया जाता है, पहले तो क्यों पढ़ाया जाता है, सेकेंडली औरंगजेब पे स्टोरी एंड क्यों होती है। तो ऐसे पॉडकास्ट करके ना समझ आता है कि औरंगजेब पे स्टोरी एंड क्यों करती है ऑन अ वेरी ह्यूमन लेवल। कि एक्चुअली ये बस वीक ह्यूमन बीइंग्स थे, व्हाटएवर। औरंगजेब सुपर विलन थे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हिज विल पावर। यहाँ इन लोग का वही लालच दिखती है, सॉफ्ट टाइम्स क्रिएट सॉफ्ट मैन। यस यस यस, सेम वो है ना। तो अब यहाँ पे ये हुआ कि निजामुल मुल्क जिस समय दक्षिण में आया तो उसने साखरखेड़ा में बाजीराव को देख लिया। अब तक वो ये संधान बना के चल रहा था कि बाजीराव को तो 20 साल का बच्चा है सर, वो 20-21 साल के छोटे से ये क्या ही कर लेगा, ये मसल दूंगा। बट बाजीराव की तीक्ष्णता, बाजीराव का एक चाणक्यपना उसने देख लिया था कि उसकी नज़र कितनी पैनी है, कितने तीव्र गति से वो जाता है, कितने तीव्र गति से लोग उसको सुनते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जिस समय पे बाजीराव का ये जो स्वभाव था, इसके वजह से सभी लोग इनसे बहुत कनेक्ट हो चुके थे। लेकिन फिर भी प्रतिनिधि और बाजीराव में झगड़े चल ही रहे थे, क्योंकि प्रतिनिधि चाहते थे कि मैं बड़े पोजीशन पर हूँ, पेशवा पोजीशन से बड़े प्रतिनिधि को पोजीशन चाहिए थी। प्रतिनिधि का ये कहना था कि हम मुगलों पे डायरेक्ट आक्रमण नहीं करेंगे दिल्ली में जाके। बाजीराव का ये कहना था कि वो जो कहता है ना, ये मिट्टी हिंदुस्तान की और ये मयूर पंख, वो सिनेमा में जो सीन दिखाया है, बाजीराव का ये कहना था कि हम डायरेक्ट जाके शाखा पे, जड़ों के ऊपर वार करेंगे दिल्ली में। एक बार दिल्ली हमारे हाथ में आ गया तो ये निज़ाम शाही, ये छोटे छोटे जो राज्य है, ये इनडायरेक्टली मुगल के अंडर में है। तो अब बाजीराव ने क्या किया, अब बाजीराव यहाँ पे पहले 5-6-7 साल तक सिर्फ हल्का हल्का अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाजीराव डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में अभी किसी के साथ में नहीं, और शाहू महाराज ने उनको बहुत पकड़ के रखा है। क्योंकि बाजीराव का स्वभाव ऐसा है कि आज यहाँ पे, कल पुणे की परगना में, कल वराड़ में, कभी मालवा में, वो घूम रहे कंटिन्यू। साथ ही साथ इन्होंने अपने साथ में 2 इनके सेनापतियों को तैयार किया, सज्ज किया। एक थे मल्हारराव होळकर और दूसरे थे शिंदे। दोनों को जबरदस्त, होळकर एंड शिंदे घराना बहुत टाइट फॉर्म हो चुका है बाजीराव के साथ में, दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऑफ बाजीराव। अब यहाँ पे एक निज़ाम जब दक्षिण में आया, अब निज़ाम ने कांड करना शुरू किया। निज़ाम को ये पता था कि मुझे अगर पूरी दक्षिणी जीतनी है, मुझे पूरी दक्खनी जीतनी है, वो चाहता तो अगर वो जीत जाता तो पूरा एक सेपरेट कंट्री वो फॉर्म कर देता, पूरा निज़ाम के नाम का। उसको अगर दक्षिणी जीतनी है तो उसको मराठों को हराना बहुत ज़रूरी है। नाउ व्हाट ही डिड, उसने कांटेक्ट किया संभाजी महाराज को, राजेश भाई वाले संभाजी महाराज। वाह। उसने कांटेक्ट किया संभाजी महाराज को, जो कजिन है, हाँ कजिन है शाहू महाराज की। शाहू महाराज की कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके ये कहा कि असली छत्रपति आप हो, वो नहीं है। असली छत्रपति आप हो, वो नहीं है। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि आप गद्दी पे बैठो, और मैं आपको सातारा की गद्दी पे बैठे देखना चाहता हूं। इनकी तो मन में इच्छा थी ही थी, तो भाई इन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दी। अब ये जो बैटल चली है, बैटल ऑफ पालखेड़, जिसे हम बैटल ऑफ पालखेड़ कहते हैं, ये टर्निंग पॉइंट एंड एस्टैब्लिशमेंट पॉइंट है बाजीराव जी के जिंदगी का। क्यों? जैसे अफजल खान की जिंदगी, अफजल खान को मारना है, छत्रपति शिवाजी महाराज का एस्टैब्लिशमेंट है ऑल ओवर इंडिया में, वैसे ही पालखेड़ का युद्ध जो है वो राव को एस्टैब्लिश करता है, बाजीराव को वो एस्टैब्लिश करता है। कैसे करते हैं? बाजीराव जी की सबसे बेहतरीन बात अगर आप देखोगे तो ये युद्ध 1 दिन में खत्म नहीं हुआ है या 2 दिन में खत्म नहीं हुआ है। कितने दिनों तक चला होगा ये युद्ध?
6 महीना ये युद्ध कंटिन्यू चला है, और ये भी एक समय पे एक जगह पे लड़ा हुआ युद्ध नहीं है। वर्ल्ड स्ट्रेटेजी में जितने भी लोगों ने गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ा है, गुरिल्ला वॉरफेयर का टॉप क्लास है ये। मतलब वर्ल्ड की किताबों में वर्ल्ड वॉर के बड़े बड़े मार्शल्स भी इसके बारे में जब उल्लेख करते हैं, वो कहते हैं कि पालखेड़ का युद्ध सीखना चाहिए हर किसी को, अगर किसी को बड़े लेवल पे पैमाने पे युद्ध करना है तो। किसके बीच हो रहा था ये कोल्हापुर घराना, सातारा घराना। पर निजाम शाह एक्चुअली मेन था, संभाजी महाराज को वो सिर्फ हथियार बनाना चाहता था, पर वो भी हिस्सा ले रहे थे। निजामी मेन था, मतलब युद्ध में वो शामिल थे। मेन निजामुल मुल्क ही था। टेक्निकली निजामुल मुल्क वर्सेस शाहू महाराज। गॉट इट। शाहू महाराज के अंडर में बाजीराव। अब हुआ ऐसा कि निजामुल मुल्क ने अपनी पूरी सेना इकट्ठा करी, और निजामुल मुल्क ने यह कहा कि वो हैदराबाद से कूच कर गया पुणे की तरफ। यहाँ पे हैदराबाद है, हैदराबाद से वो पुणे की तरफ आया। पूरे जगहों पे सेम कंडीशन फिर से हो गई जैसी अफजल खान के समय पे थी कि डैम निजामुल मुल्क अटैक करने के लिए आ रहा है, और उसने संभाजी महाराज को डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा, निजामुल मुल्क ने यह हरकत कब करी? जिस समय पे बाजीराव की सेना कर्नाटका में थी। बाजीराव और शाहू महाराज कर्नाटका में थे, ताकि कर्नाटका भेजा था ताकि वहां की जगहों पे तुम लोग अपनी चौथ इकट्ठा कर सको। ये जैसे ही नीचे आई, अब संभाजी महाराज की जो सेना है, जब कोल्हापुर और सातारा में पहले ट्रीटी हुई है कि हम एक दूसरे के साथ में झगड़ा नहीं करेंगे, एक पहले हो चुका है, संधान बांधा है कि भाई अगर तुम्हारे ऊपर आक्रमण होता है तो हम तुमको बचाने के लिए आएंगे। संभाजी महाराज को एक जगह पे रखा गया, एक सेक्शन में रखा गया, और उस सेक्शंस पे ये बताया गया कि देखो संभाजी महाराज के किले के ऊपर वहां के जो छोटे छोटे जहांगीरी है, जो इंडिपेंडेंट है, जो मराठाओं में भी नहीं आती, निजाम में भी नहीं आती, उन्होंने अटैक किया है। उन्हें बचाने के लिए मराठाओं की कुछ टुकड़ी भेजी गई, लेकिन संभाजी महाराज वहां पे थे ही नहीं, तो आधी टुकड़ी यहाँ पे, आधी टुकड़ी कर्नाटका में, और इनको लेके ये पुणे के परगना में घुस गए। अब ये जाके बैठा पुणे में निजामुल मुल्क संभाजी महाराज को लेके। तो बाजीराव के भाई थे चिमाजी अप्पा। चिमाजी अप्पा का भी एक कैरेक्टर दिखाया गया है, मेरे को लगता है वैभव तत्ववादी ने वो कैरेक्टर प्ले किया है। सो चिमाजी अप्पा उस समय पे उन्हें अलर्ट किया गया कि भाई सबको अलर्ट पे भेजो, क्योंकि निजामुल मुल्क पुणे में आ गए, मतलब आप महाराष्ट्र में आ चुके हो पूर्णतः सेंटर में, वो कहीं से भी अटैक कर सकता है। तो अब बाजीराव ने क्या किया? बाजीराव ने उस समय पे, हमारे सेनापति का नाम था दाभाडे, सीनियर व्यक्ति। अब एक सीनियर व्यक्ति 26-27 साल के व्यक्ति से ऑर्डर क्यों लेगा? तो वो बाजीराव से चाहते थे कि बाजीराव मुझसे आकर डायरेक्टली मिले, लेकिन बाजीराव इस माइंडसेट में ही नहीं थे कि वो किसी से मिलेंगे। अगर मैं इसको मैप के जरिए समझा सका रहता तो मैं बहुत फिर अच्छे समझाऊंगा, लेकिन फिर भी इमेजिन करना, मैं सिर्फ डायरेक्शन हाथ दिखाऊंगा। हैदराबाद से ये निकला, पुणे के इसमें आया। चिमाजी अप्पा को ऑर्डर आया कि सातारा से शाहू महाराज को उठाओ, पन्हाड़ा पे जाके रखो। इन्हें पन्हाड़ा में जाके रखा गया। इन्हें जब पन्हाड़ा में रखा गया, पुणे के परगना में इसने नासधूस करना शुरू कर दिया था। इसने अपने आदमियों को पुणे के आजू बाजू में या फिर ऊपर नीचे के पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग सेक्टर्स में इसने फैलाना शुरू कर दिया था। मालवा का रीजन इसी के अंडर में था उस समय पे भी, क्योंकि मालवा का गवर्नर बन के आया था, लेकिन इसने अपना जहागीर एस्टेब्लिश कर दिया था बेसिकली देखा जाए तो हमारा जो नॉर्दर्न महाराष्ट्र आता है, जिसे हम खानदेश कहते हैं, खानदेश का इलाका अभी भी इसी के अंडर में था। इसमें से एक एरिया पड़ता है बुरहानपुर, औरंगाबाद और बुरहानपुर। औरंगाबाद साउथ की कैपिटल थी मुगलों की, और बुरहानपुर भी बहुत वेल्दी स्टेट था, जिसे सबसे पहले मूवी में दिखाया, छावा मूवी में, लूटा गया है करके। दैट वाज अ वेरी वेल्दी स्टेट, सॉरी सिटी, वेरी वेल्दी सिटी। अब यहाँ पे हुआ ये कि बाजीराव ने क्या किया? बाजीराव स्विफ्ट मूवमेंट दे रहा था। बाजीराव जिस समय पे ये पुणे के परगना में है और चिमाजी अप्पा सातारा में है, सातारा से पन्हाड़ा पे, तो बाजीराव को ये खबर आई कि ये बंदा सातारा से अब पन्हाड़ा की तरफ जा रहा है शाहू महाराज को कैद करने के लिए। इनको डायरेक्ट कैद करके डायरेक्ट हम लोग डिक्लेयर कर देंगे संभाजी महाराज को राजा, कोई भी नहीं बचेगा। संभाजी महाराज तो मेरे साथ में, तो मेरे अंडर में रहेंगे, बाकी फिर मैं दक्षिण का राजा कहलाऊंगा। बाजीराव ने क्या किया? ये पन्हाड़ा पे जा रहा है, तो बाजीराव ने पन्हाड़ा पे अटैक नहीं किया। खानदेश या जो मालवा का सेक्शन है, ये किसके अंडर में अभी फिलहाल? निजामुल मुल्क के। बाजीराव ने वहां पे अटैक किया। बाजीराव स्विफ्ट गति से घुसे और बाजीराव एक ऐसे सेक्शन में, मतलब यहां अटैक, यहां अटैक, यहां अटैक, यहां अटैक, और सीधा घुसे बुरहानपुर में। और बुरहानपुर में तोड़ फोड़, जलाधर, भाड़ जानला तोड़, बुरहानपुर मार मार करना शुरू कर दिया। यहां पे निजामुल मुल्क को लगा कि भाई बाजीराव तो वहां पे है, अगर बाजीराव को मैंने वहां पे छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद
बाजीराव पूरा खत्म कर देगा। तो जो नीचे आ रहे थे ये लोग, ये इसको पकड़ने के लिए उसके पीछे वहां गए। बाजीराव बुरहानपुर में है, लेकिन बाजीराव बुरहानपुर में नहीं रुका। बाजीराव बुरहानपुर से निकला, सीधा गया सूरत। सूरत उस समय पे मुगलों के अंडर में थी। वहां का जो सरदार था उसको व्हाट्सएप पे बता दिया, मतलब उस समय पे जो कुछ भी होगा उसको बताया कि भाई कबूतर जो नहीं, मतलब उसके तरफ मैसेज भिजवाया कि भाई देख ले, निजामुल मुल्क इधर आ रहा है। निजामुल मुल्क तो मुगलों का सगा नहीं है, अगर वो सूरत आया तो गुजरात का सूबा भी तेरे हाथ से जाएगा। तो तू मेरे साथ में आर्मी मेरे साथ जोड़ ले और अपन इसके ऊपर अटैक करेंगे। निजामुल मुल्क सूरत की ओर पलटने के लिए निकला, लेकिन बाजीराव तब तक वहां से और नीचे आ गया था, नीचे के सेक्शन में, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न महाराष्ट्र में कहीं पे था बाजीराव। तो अब यहाँ पे ब्रेक का समय आ गया। वो बोले भाई बहुत हो रहा है, कहीं पे मिल रहे नहीं है बाजीराव। वो वापस आ गया पुणे के इसमें। यहाँ पे संभाजी महाराज की शादी करवा दी उसने। उस समय पे संभाजी महाराज की शादी भी हुई है। युद्ध चल ही रहा है, अभी भी युद्ध के पूरे आसार है। जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर धीरे धीरे छोटा छोटा हो रहा है। निजाम ने शादी करा, निजाम ने मतलब इनटू महाराष्ट्रियन फैमिली ओनली, लेकिन ही वॉज देयर कि शादी करवाओ अभी इनकी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ सुनो। यहाँ पे जब इसकी शादी हो रही है तो बाजीराव ने क्या किया, बाजीराव बोले शादी चल रही है, प्रोसेशन चल रहा है। बाजीराव घुसा सदरन महाराष्ट्र में और निजामुल मुल्क का जो थोड़ा बहुत एरिया था जो हैदराबाद के कनेक्टेड था वहाँ अटैक कर दिया। अटैक करके बाजीराव सीधे गए ऊपर, अहमदनगर के ऊपरी सेक्शन में नदी आती है गोदावरी की, गोदावरी के उस साइड में जाके बाजीराव चले गए। वो सेक्शन आता है पालखेड़ का। अब मेन ये है, अब निजामुल मुल्क का सबसे बड़ी, बाजीराव को करना क्या था समझो। निजामुल मुल्क की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि निजामुल मुल्क के पास में 600 तोपें थी। निजामुल मुल्क युद्ध जीतने वाला था तोपों के भरोसे पे। यदि निजामुल मुल्क के पास में तोपें नहीं रहेंगी तो बाजीराव जीत जाएंगे, क्योंकि अगर 1-to-1 फाइट हुई तो बाजीराव को पता था मैं गोरिल्ला वॉरफेयर से इसको हराऊंगा। अब हुआ ये गोदावरी की नदी है, यहाँ पे एक छोटे छोटे गांव है, मुंगी शेवगांव करके, मुंगी शेवगांव करके छोटे छोटे गांव है नदी के इस साइड में, वहाँ पे पालखेड़ है। बाजीराव ने जिस समय पे ऊपरी सेक्शन में फिर से नासधूस करना शुरू किया, ये पूरी सेना लेके मुंगी शेवगांव के पास में आया। ये मुंगी शेवगांव के पास में रुका। इसने अपनी यहाँ पे पूरी अपनी बाजार पेट वगैरह सब बना ली, बाजार रखी, सब सेना वेना रखी और वहाँ पे तोपे रखना शुरू किया। इसका प्लान ये था कि पहले मैं अपनी सेना, आधी सेना वहाँ भेजूंगा, मतलब 70-80% सेना भेजूंगा। बाद में जितना भी तोप खाना और तोपची वाला खाना रहेगा वो 600 तोप लेके मैं जाऊँगा। बाजीराव नदी के उस साइड में किसी एक जगह पे, पालखेड़ की जगह पे, इसी का वेट कर रहा था कि इसकी तोप जिस दिन नदी के उस पार रह गई मैं इसको पकड़ के मारूंगा। अब हुआ ये कि और इसका खाना, रसद वसद सब ये मुंगी शेवगांव में, क्योंकि एक दिन में आप सब कुछ तो लेके नहीं जाओगे। मेन आर्मी जो 20% जो खाना और पूरा बारूद लेके जाती वो इधर थी। इसने नदी क्रॉस की, बाजीराव ने एक टुकड़ी यहाँ से भेजी, एक टुकड़ी यहाँ से भेजी, दोनों तरफ से घिर गया ये और मुंगी शेवगांव को पूरा घेर लिया। ना इसके खाने की रसद बाहर जा सकती थी, ना इसका बारूद बाहर जा सकता था, ना ये हिल पा रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अगर ये बाहर निकला तो बाजीराव की सेना इसको मारेगी, पता था मराठों की सेना इसको पटक के धोएगी। उसी के बीच में फिर इसको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी कि हाँ भैया मैं स्वीकार करता हूँ कि ओरिजिनल छत्रपति जो है वो शाहू है, संभाजी महाराज नहीं है, और इसके बाद में जो भी नियम मराठा साम्राज्य का लिया जाएगा वो शाहू महाराज लेंगे। ये 6 महीने में चला हुआ पालखेड़ का युद्ध है, मराठा सिविल वॉर क्लाइमैक्स। ये क्लाइमैक्स भी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इसके बाद भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जैसे हो रही है। ऐसा नहीं है कि पूर्णतः शांति हुई है, लेकिन फिर भी बहुत क्योंकि अब मैं बताऊंगा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक तारा रानी कहाँ पे है? तारा रानी कहीं पे गई नहीं है। तारा रानी का कैरेक्टर बाद में आएगा। वाओ, उनकी एज क्या हुई होगी? तारा रानी वाज 40s 50s। नहीं, बाद में तो 70s की थी तभी भी पॉलिटिकली। हाँ। वाओ। तो जिस समय पे शाहू महाराज की डेथ होती है तो तारा रानी फिर अपना नाती लेके आते कि ये अभी गद्दी पे बैठेगा। ये बात की बात है, वो बात की बात है। ये बहुत ज्यादा लेयर्ड हिस्ट्री है। बहुत ज्यादा, मतलब उस समय पे तो ये चल रहा था कि नागपुर के जो भोसलेस थे, अब क्या था नागपुर के भोसलेस में और नागपुर के हमारे जो भोसले, रघुजी भोसले, इनकी हिस्ट्री अभी तक बताई नहीं गई है। क्यों? क्योंकि कितना कवरेज ही नहीं मिला। नागपुर छोटा शहर है,
है ना, बहुत छोटा सा। अच्छा, आप कह रहे हो कि उनकी भी अलग हिस्ट्री है, बहुत बड़ी, okay, बहुत डेंजर वाली, जबरदस्त वाली। ही वॉज इक्विवेलेंट टू बाजीराव ओनली। मतलब 2 हिस्सों में भारत को काटा गया था। पूरा ईस्टर्न साइड रघुजी भोसले के अंडर में था, वेस्टर्न साइड बाजीराव के अंडर में था। फिर इनकी बातें कम क्यों होती है? क्योंकि देखो सर, एरिया के हिसाब से ये होता है। अहोम्स की हिस्ट्री कितने लोगों को पता है? अहोम्स की हिस्ट्री नहीं पता ना हमें अभी भी। अहोम्स की हिस्ट्री हमें नहीं पता। अभी हम अपने हीरोज के बारे में जानना शुरू कर रहे हैं। तो निजाम का ये पालखेड़ वाला, ये जो सीन पूरा का पूरा पालखेड़ वाला सीन हुआ, उसके बाद में बाजीराव पूरे पैन इंडिया में एस्टेब्लिश हो चुके थे। अब ऐसा, अच्छा, इसके पहले एक वॉर जो हुआ है वो बालाजी विश्वनाथ ने भी किया है, बाजीराव के पिताजी ने, अगेंस्ट द कोल्हापुर डायनेस्टी, की भाई वहां पे भी एक ट्रीटी साइन हुई है। उसी ट्रीटी में डिसाइड हुआ था कि हम एक दूसरे को मदद करेंगे, और इसके बाद में ये ट्रीटी फिर से रिन्यू हुई है पालखेड़ के युद्ध के बाद में। सो नाउ दे आर मोर एंड मोर साइलेंट। अब यहाँ पे पालखेड़ के युद्ध के बाद बाजीराव का एस्टैब्लिशमेंट जब हो जाता है, अब बाजीराव की इच्छा थी, अच्छा मराठा साम्राज्य के पास में इस समय पे बहुत पैसा भी नहीं है, पेशवाओं के पास में बहुत पैसा नहीं है। व्हेन बाजीराव डाइड, वो कर्जे में मरे थे। सुनने में बहुत बुरा लगता है। हम लोग ये कहते हैं कि भाई मतलब पेशवाओं ने ये किया वो किया, बहुत से पेशवा कर्जे में रहे हैं। क्यों? पर सर पैसा ही नहीं है हमारे पास। हमें इतनी बड़ी अगर आर्मी रखनी है, इतने बड़े बड़े आर्मी के बड़े लेके जाना है, आर्मी के इधर उधर लेके जाना है, एक्सपेडिशंस पे जाना है, हमें इतने सारी हमें चीजें देखना है कि भारत में क्या चल रहा है, कहाँ पे जाना है, आक्रमण करना है, आपको वॉर्स लड़ना है, बैटल्स लड़ना है। इट्स नॉट ईजी। सबके पगार देना, ये करना है। और सेकेंडली उस समय पे ऐसा था कि बाजीराव पेशवा जहां पे अटैक करेंगे या पेशवा जहां पे अटैक करेंगे, वहां से जितना भी हमें चौथ आएंगी उसमें से एक हिस्सा पेशवाओं के पास में रहेगा पगार बांटने के लिए, बाकी राजघराने में जाएगा। तो पैसा नहीं है मराठा साम्राज्य के पास में। तो ये ना मराठा साम्राज्यों के ऊपर बहुत बार ये आरोप लगता है, पेशवाओं के ऊपर या बाजीराव के ऊपर भी, कि बाजीराव ने पूर्णतः अपने हाथ में राज्य लेने की कोशिश करी थी, और बाजीराव ने अपने आप को ऊपर दिखाने की, बाजीराव को ऊपर दिखाने की कोशिश की जाती है इन कंपेयर ऑफ शाहू महाराज। लेकिन ऐसा नहीं है। वो मरे भी वो कर्जे में ही है। वो जी सकते थे बहुत लाविश जिंदगी। अगर वो चाहते तो अपना साम्राज्य इस्टेब्लिश कर सकते थे। ही वॉज वेरी पावरफुल। लेकिन उन्होंने ये कसम खा के रखी थी कि मैं सिर्फ अपने थ्रोन को पूर्णतः लॉयल रहूंगा मरते दम तक, और मैं वो कार्य अगर नहीं कर सकता कि जो कार्य मेरे पिताजी ने शुरू किया था, और उससे 10 गुना बेहतर कार्य नहीं कर सकता, तो थू है मुझे छत्रपति का पेशवा होने के लिए। सो बाजीराव, अब आगे अगर कहानी जाती है तो दो किस्से और सुनाऊंगा मैं छत्रसाल बुंदेला वाला भी एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। तो छत्रसाल बुंदेला वाला किस्सा ऐसे हुआ था कि अब राजा छत्रसाल जो है, राजा छत्रसाल इस समय पे इंडिपेंडेंट साम्राज्य चाहते थे। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, ये तीनों अपना इंडिपेंडेंस चाह रहे थे। अब एक घराना है जयपुर का। किससे? मुगलों से। ये मुगलों के साथ में रहना नहीं चाहते थे। जिस समय फारूक शियार का मर्डर वगैरह हुआ था, उस समय पे इन लोगों ने इंडिपेंडेंस चाहने की बहुत कोशिश भी की थी। जोधपुर यानी कि जसवंत सिंह जी वाला, ठीक है, और जयपुर यानी कि मिर्जा राजे जयसिंह वाला, जिन्होंने जयपुर इस्टेब्लिश करा है। सवाई जयसिंह एक नाम आता है उनका। उदयपुर यानी कि महाराणा प्रताप वाला। अब हुआ क्या, सवाई जयसिंह जबरदस्त आदमी, मतलब हर राजा की अगर आप मूर्ति देखोगे तो आपको दिखेगा कि मूर्ति पे वो व्यक्ति घोड़े पे सवार है, या वो व्यक्ति तलवार लेके है। सवाई जयसिंह जी किताब और पेन लेके है, क्योंकि जो ही वॉज साइंटिस्ट एज वेल, मतलब मैथमेटिशियन थे बहुत अच्छे वो। तो ये जो जंतर मंतर वगैरह जो है जयपुर वयपुर में, वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। हवा महल भी उन्होंने बनाया है। सो एंड ही वॉज पर्सनली वेरी मच इनटू दैट। अब हुआ ये कि सवाई जयसिंह जी की ऐसी इच्छा थी बाजीराव मालवा आ जाए, क्योंकि बाजीराव यदि मालवा आते हैं तो मैं बाजीराव के साथ में संधान बना के किसी को भी कभी भी पटक सकता हूँ। राजस्थान और मालवा, या फिर जयपुर के जितना स्टेट था और मालवा बॉर्डर में है ना, तो मुझे अगर कभी भी मदद लगी तो मैं फटाक से एलाई बना के ये करूंगा। जनरली उस फेज में, इस फेज में जिसकी हम बात कर रहे हैं, हिंदू किंग्स की अलायंसेस होती थी, बाद में होना शुरू हुई थी। अर्लियर हुआ ऐसा था कि जब जो मुगल बहुत ज्यादा ताकतवर होते थे, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार अलायंसेस बन के भी टूटी है। ओके। अब सबका झगड़ा चल रहा था मालवा के लिए, क्योंकि मालवा जो है, मालवा को गुजरात भी लगता है, राजस्थान भी लगता है, महाराष्ट्र का भी एमपी वाला सेक्शन लगता है, वहां से बंगाल का भी वो जो सेक्शन है वो भी सेंटर में आता है। तो अब
हुआ ऐसा कि इस समय पे बुंदेलखंड अपना सेपरेट आइडेंटिटी भी मांग रहा था और मालवा के लिए झगड़े भी चल रहे थे। इस समय पे अहमदाबाद का जो सेक्शन है, मुगलों का वहां का गवर्नर था मोहम्मद शाह बंगश। तो ये जो बंगश था, बंगश की टेरिटरी अहमदाबाद के सेक्शन से आती थी। पूरा अहमदाबाद का सेक्शन ऐसे पूरा यहाँ तक अपने मालवा तक का उसका रीजन था। ओके। अब हुआ ऐसा कि जरूरी नहीं कि अहमदाबाद में सब अहमदाबाद बोल रहा हूँ। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि बॉम्बे स्टेट, बॉम्बे स्टेट में सिर्फ मुंबई नहीं आएगा। उस समय पे बॉम्बे स्टेट में पूरा महाराष्ट्र का सेक्शन आता था, इंक्लूडिंग गुजरात। उसी हिसाब से इसका जो सेक्शन था, हाँ। इसके सेक्शन और इनके सेक्शन में झगड़े थे कुछ चीजों को लेके। छत्रसाल बुंदेला ने आक्रमण कर दिया इसकी डायनेस्टी के कुछ सेक्शंस में। बंगश को ये बात पसंद नहीं आई। बंगश ने कहा कि अब बुंदेला पे आक्रमण करने की जरूरत है। इस समय पे छत्रसाल बुंदेला की एज तकरीबन 80s के दरमियान, 70-80s के दरमियान, बहुत बड़े हो चुके हैं वो, क्योंकि 20 साल के थे तब वो शिवाजी महाराज से मिलने आए थे। अभी तो बहुत आगे निकल चुका है समय। और मोहम्मद शाह बंगश ने अलॉन्ग विद हिज आर्मी एंड अलॉन्ग विद हिज सन अटैक कर दिया 2 जगहों से। एक नीचे से बुंदेलखंड में घुसा और उसका बेटा ऊपर से घुसा। जैद का वहां पे जंगल आता है, जैद का जंगल मालवा में, वो जैद का किला भी है। वो किले को इन लोगों ने घेरा, बुंदेलखंड को गिराया, मतलब बुंदेलखंड हारा वहां पे। अब सिंस छत्रसाल बुंदेला राजा थे, तो राजा के साथ में क्या करना है ये डिसीजन मुगलों के गवर्नर्स नहीं ले सकते थे। उनको करना क्या है, इसके लिए आपको भेजना पड़ेगा लेटर मुगलों के पास में, रंगीला के पास में। उसके लिए लगेंगे 1.5 से 2 महीने, आने जाने में एक महीना लगेगा। अब इन्होंने लेटर तो भेज दिया, लेकिन इन्हें पता ही नहीं चल रहा था हो रहा क्या है। अब छत्रसाल की भी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। छत्रसाल ने कहा कि देखो यार, मैं जंगल के किले में हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं गांव में जाऊँ, और राखी का टाइम था वहाँ पे। बोले मैं गांव में जाऊँ, राखी सेलिब्रेट करने के लिए मुझे जाना है। राखी सेलिब्रेट करने के लिए वो गांव में आए। एंड छत्रसाल बुंदेला ही हिमसेल्फ वॉज अ वेरी ग्रेट पोएट। तो उन्होंने बाजीराव को लेटर लिखा। अब उस समय पे ये पालखेड़ के युद्ध में इतनी नासधूस हुई है, बाजीराव का दिमाग पहले ही खराब था। बाजीराव बोले मैं अब जाऊंगा बोले ऊपर मालवा के सेक्शन में और चौथ वसूल करके लाऊंगा बोले निज़ाम के इससे। बाजीराव मालवा के थोड़े नीचे वरहाड़ वाले सेक्शन, वरहाड़ यानी कि विदर्भ नागपुर का अप्री सेक्शन, वहीं पे वो घूम रहे थे। तो वहाँ से एक पत्र आया। किसका पत्र आया? छत्रसाल बुंदेला का। और पत्र में उन्होंने कविता लिखी थी, बहुत फेमस कविता है। कविता में लिखा है कि गत ग्रह गजेंद्र की सो गत भई आज, बाजी लगी बुंदेल की बाजी बचाओ तुम लाज। यानी कि जो गत ग्रह गजेंद्र की, यानी कि वो एक हमारे विष्णु पुराण या फिर भागवतम में कहानी नहीं है कि हाथी के पैर को वो मगरमच्छ पकड़ लेता है ना। तो जो गत ग्रह गजेंद्र की सो गत भई है आज, यानी कि मुझे भी बंगश ने तीनों तरफ से उस मगरमच्छ की तरह पकड़ के रखा है। बाजी लगी बुंदेल की, कि बाजी लग चुकी है, बाजी बचाओ लाज। तो ये बात जब बाजीराव को पता चली, उसमें उन्होंने एक बात लिख के भेजी थी कि बाजीराव आपको आना पड़ेगा, वरना दुनिया याद रखेंगी कि एक क्षत्रिय ने बुलाया और एक ब्राह्मण आया नहीं। तो बाजीराव को जब ये लेटर रिसीव हुआ, वो जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस 3 महीने का था। बाजीराव ने 1.5 महीने में उस डिस्टेंस को कवर किया है। और वहाँ पे हूल उड़ी कि बाजीराव आ रहे हैं। बंगश आराम से बैठा है, बंगश को पता ही नहीं है कि सही में आ रहा है। जैद का जंगल है, जैद के जंगल के सामने आके बाजीराव ने अपनी आर्मी को रोका, और बाजीराव तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है उस जंगल से। तब उसको पता चल, रियलाइज हुआ कि सही में बाजीराव आए। बाजीराव का हमेशा से गोरिल्ला वॉरफेयर, 2 टुकड़ियां बने, एक टुकड़िया घूम के गई और एक डायरेक्ट एंट्री की। ये जब सामने से आए तो पीछे से आके इनको घेर लिया और छत्रसाल बुंदेला को रिलीज करवाया। तो बुंदेलखंड आजाद बाजीराव ने करवाया, इसीलिए छत्रसाल बुंदेला ने कहते हैं कि अपनी बेटी और वो कटियार और अपने बेटे का मान बाजीराव को दिया था, इसीलिए वो मान बाजीराव को मिला है। जो बाजीराव मस्तानी में एक मोमेंट में बताया वो जाता जो बताया नहीं, उसमें ये दिखाया कि मस्तानी खुद लेने जा रही है बाजीराव को, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी एक कहानी और प्रचलित है मस्तानी को लेके, वो ये कहानी है कि जिस समय पे कर्नाटका में चिमाजी अप्पा अटैक करने के लिए गए थे, वहां पे सब कुछ जल रहा था। तो एक बच्ची वहां पे रो रही थी 17-18 साल की। उसे देखने के बाद चिमाजी अप्पा ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा मैं सुसाइड कर रही हूँ। बोले क्यों? बोले मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। तो बोले तुम मेरे साथ में चलो,
मेरे भाई डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे साथ में क्या होगा. सो दिस इज नॉट क्लियर कि वो छत्रसाल बुंदेला की ही बेटी थी या नहीं थी. बट मेजोरिटी हिस्टोरियन इस बात पे आते हैं कि छत्रसाल बुंदेला के साथ में जब संबंध हुआ तो छत्रसाल बुंदेला ने कहा बाजीराव कि तुम मेरे बेटे जैसे हो. तो बाजीराव ने कहा आपने तो बेटा कहा है, लेकिन आपने स्थान मुझे अभी भी मंत्रियों वाला दिया है. तो फिर छत्रसाल बुंदेला के 2 बेटे बैठे थे, बीच में जगह बनाई गई, बाजीराव बीच में बैठे और बुंदेला के 3 हिस्से हुए, उसमें से एक हिस्सा बाजीराव के नाम पे गया. वाओ. सो एक तरह से देखा जाए तो बाजीराव वॉज किंग एज वेल. बट स्टिल इतना होने के बाद भी लॉयल्टी किसके लिए है? छत्रपति शाहू महाराज के लिए. अब इसमें एक रोल बाजीराव के मदर ने भी प्ले किया है, उनकी माताजी ने भी बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया है. उनके माताजी का नाम है राधाबाई. राधाबाई काशी की यात्रा पे गई है, लेकिन सिर्फ यात्रा पे नहीं गई है. उन्होंने क्या किया, वो जाके मोहम्मद शाह बंगश से मिली. बीइंग मदर ऑफ पेशवा, जिनसे तुम लड़े हो, मोहम्मद शाह बंगश से जाके मिली. वो जयपुर गई, वो उदयपुर गई, वहाँ से काशी गई और यात्रा करके आई. अब सिर्फ यात्रा करने गई थी वो नहीं, दैट वाज द पॉलिटिकल मूव. जाके उन्होंने ये कहा कि बाजीराव का और तुम्हारा साथ में होना बहुत ज़रूरी है. सारे राजपूतों को उन्होंने समझाया. तो ये समझाने के बाद उस समय पे सवाई जयसिंह जी को ये लगा कि यार अगर बाजीराव यहाँ पे रहता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा. उसके बारे में सवाई जयसिंह जी ने भी बहुत सोचा और फिर उन्होंने बाजीराव को लेटर लिखा कि आप हमसे आके मिले. तो बाजीराव भी जाके राजस्थान में सबसे मिल के आए और वापस आए. सवाई जयसिंह जी ने मुगलों के दरबार में लेटर लिखा कि आप मालवा की जो सूबेदारी है वो बाजीराव को दे दो. अब यहां पे हुआ ये कि इस समय पे मालवा के रीजन में कंटिन्यू छापे पड़ रहे थे मराठों के, क्योंकि मराठों को मालवा का रीजन चाहिए था. चाहिए मतलब चाहिए, होना म्हणजे होना. क्योंकि मालवा जिसके अंडर में रहेगा वो आने जाने का पूरा रास्ता ये करेगा, ट्रेड उसके हाथ में रहेगा. अब यहां पे मल्हारराव होळकर ने मुगलों के ऊपर एक छोटा आक्रमण किया. उस आक्रमण में मल्हारराव होळकर को पीछे आना पड़ा, वापस आना पड़ा. तो किसी ने जाके, बाजीराव की बातें बड़ी चलती थी, ये बातें वो मोहम्मद शाह रंगीला तक भी पहुंच गई थी कि बाजीराव कोई तो है. तो मुगलों के आर्मी जब हराया, उन्होंने लिखा, बोले कौन है, बोले बाजीराव, क्या ही कर लेगा बाजीराव, हमने तो हरा दिया. उनको घमंड आ गया. ये बातें बाजीराव के कान में. बाजीराव उस समय वराड़ के एरिया में थे. अच्छा, ऐसा बोला ना, ठीक है देख लेंगे हम. बाजीराव का दिमाग हुआ खराब. तो बाजीराव का दिमाग इस तरह से खराब हुआ था कि बाजीराव ने कहा था कि मुझे अब मालवा की पूरी सरदेशमुखी चाहिए, चौथ चाहिए, वरना मैं दिल्ली पे आके आक्रमण करूंगा. इसको लगा डर, भाई ये तो सही में आ जाएगा. आ गया तो बोले ठीक है दे दूंगा. चिमाजी अप्पा बोले वो डर ही गया तो अपन मालवा क्यों मांग रहे, बोले बंगाल भी मांग लेते. बोले इन्होंने बंगाल भी मांगा, हमको बंगाल भी चाहिए. बोले बंगाल ही क्यों मांगना है, बोले पंजाब भी मांगो. बोले हमें पंजाब के लाहौर वाला सेक्शन भी चाहिए. बोले इतना ही क्यों मांगना है, बोले 15 लाख और मांग लो. बोले इनकी डिमांडें बढ़ी जा रही थी क्योंकि गला दबा रहे थे. इतना सब होने के बाद मोहम्मद शाह बंगश ने सिर्फ 25,000 रुपये देने की बात करी. पहले हाँ बोला, फिर नहीं कहा. बाजीराव का यहाँ पे दिमाग हुआ खराब. अत्तामाजी सटक ली. बोले अब तो मैं तुझे दूंगा खचकनम. खचकनम शब्द पता है, ये मेरे ऑडियंस का शब्द है. हम ऐसा कहते हैं कि वो मेरे दोस्त ने निकाला हुआ शब्द ऋग्वेद ने कि खचकनम यानी कि खचाक से जाके वापस आना, विद्युत गति से. तो हम लोग उसको फनी वे में, मैं जिस भाषा में पढ़ाता हूँ, थोड़ा जेन जी के स्लैंग में, तो मैं कहता हूँ कि बाजीराव कैसे जाते थे, खचकनम जाते थे, खचकनम वापस आते थे. सो व्हाट बाजीराव डिड, बाजीराव बोले अब दिल्ली पर अटैक करने का समय आ गया, अब मैं दिखाऊंगा मोहम्मद शाह रंगीला को मैं कौन हूँ. बाजीराव के साथ में थे मल्हारराव होळकर. बाजीराव और मल्हारराव होळकर सबसे पहले पहुंचे भोपाल. भोपाल था मुगलों का स्टेशन. वहाँ के मुगल के चीफ को पटक के मारा. बोले 50 लाख रुपए निकल. वहाँ से पैसे लिए, वहाँ से और आगे गए. आगे जाके रुके ये लोग छत्रसाल बुंदेला का जो बुंदेलखंड का एरिया आता है, बुंदेलखंड के और ऊपर वाले सेक्शन में गए. वहाँ पे जाके रुके. यहाँ से ऐसा हुआ कि चंबल की नदी आती है एक सेक्शन में, वहाँ से पूरी मुगलों की आर्मी आई कि भाई ये लोग आ रहे हैं, क्योंकि भोपाल में रुके थे, लेटर जा चुके थे. बाजीराव ने ये कहा मल्हारराव होळकर को, आप एक काम करो, आर्मी लेके पीछे पलट जाओ. मल्हारराव होळकर अपनी आर्मी लेके पीछे सरक गए. मुगलों को लगा कि भाई बाजीराव की आर्मी तो जा चुकी है.
बाजीराव ने दूसरी टुकड़ी बना के मथुरा के एरिया से वो दिल्ली घुसने वाले थे। ये आर्मी नीचे गई, इनके लेटर गए दिल्ली में, बाजीराव जा चुका है, और बाजीराव मथुरा के एरिया से सीधे दिल्ली में एंटर हुए। पड़पड़गंज, तालकटोरा और कालकाजी, 3 जगहों पे मुगलों को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना भयंकर मारा कि जिसकी हद नहीं थी। और वहां से बाजीराव की ये इच्छा भी थी कि शाहू महाराज अब आके मुगलों के तख्त पे बैठे, बट पॉलिटिकल स्टैंड शाहू महाराज का नहीं था, वो बैठना नहीं चाहते थे। रीजन बीइंग, यदि कोई मराठी राजा या मराठा राजा दिल्ली के तख्त पे बैठ जाता, शायद ये भारत के दूसरे राजाओं को पसंद नहीं आता। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमें मुगलों की नीचे काम करना पसंद था, लेकिन दूसरा हिंदू राजा हमसे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो बाजीराव ने बहुत मारा, ये भी दिखाया मोहम्मद शाह रंगीला को कि इसके बाद अगर तूने मेरे बारे में ये बात भी करी कि भाई मैं नहीं हूँ कुछ भी, मैं कभी भी आके तुझे मारूंगा। बाजीराव के मेन प्राइम जो युद्ध है वो एक पालखेड़ का युद्ध हुआ हमारा, बुंदेलखंड का हुआ, और ये दिल्ली वाला। वैसे तो बाजीराव ने 41 युद्ध लड़े हैं। किसके अगेंस्ट? सभी छोटे छोटे युद्ध है। गुजरात के जितने भी उस समय पे सूबेदार रहे हैं उनके अगेंस्ट वो गए कि वहां पे हमें फैलाना है, दिल्ली में फैलाना है, मालवा में फैलाना है। और ये रफली बिटवीन एज 18 and 40? कौन? बाजीराव? पेशवा बाजीराव। फ्रॉम 20 to 40। 20 to 40। 20 साल की उम्र, 41 युद्ध, 6 महीने में, हर 6 महीने में एक युद्ध। बाद में आखिरी में आते आते बहुत थक चुके थे। ये कैसे पता? नहीं तो वो ही डाइड इन टाइफाइड ना, वो रिकवर भी नहीं कर पाए। मतलब बॉडी मतलब क्या हुआ ना, एक तो 1 साल, हर 6 महीने में एक युद्ध करने के लिए आपको कंटिन्यू चलना होगा, क्योंकि आपको किसी जगह पे पहुंचना है। सपोज यू वांट टू गेट इन गुजरात, तो आपको 1.5 महीना लग सकता है। 1.5 महीना जाना, वहां पे रहना, डिस्कशन करना, युद्ध हुआ तो युद्ध करना, फिर 1.5 महीना वापस आना। आपके 6 महीने तो ट्रैवलिंग में जा रहे हो, और उसके बाद फिर से 6 महीने की अलग ट्रैवलिंग। बहुत स्पीड में लाइफ गई है उनकी, ठट। सो इन हिज लास्ट डेज थोड़ा सा ये चीज भी ज्यादा हो चुकी थी कि बहुत से आरोप मस्तानी पे लगाए जा रहे थे। ओके, बैक टू दिस स्टोरी। तो ये जो पूरी बाजीराव मस्तानी फिल्म में दिखाया गया है वो एक्सैजरेटेड है, बहुत ज्यादा एक्सैजरेटेड। बट प्रियंका चोपड़ा जिनका कैरेक्टर निभा रही थी, काशीबाई की भी एक हिस्ट्री लिखी गई है। हाँ, शी इज वेरी वेरी टैलेंटेड भाई, वो बहुत होशियार। मतलब काशीबाई मराठाओं के घर में जितनी भी लीनेज में, अच्छा यहाँ तक, अब देखो मैं क्यों इसे ओवर एक्सैजरेटेड कह रहा हूँ, क्योंकि पानीपत की लड़ाई में मस्तानी के जो बेटे हैं शमशेर बहादुर, वो लड़े हैं, वहां पे मरे हैं, वहां पे उनका बलिदान गया है। सो आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि जिस तरह से मूवी में दिखाया गया है उसी तरह से मस्तानी को रखा गया होगा, नहीं। लेकिन ये जरूर है कि चिमाजी अप्पा, काशीबाई और राधाबाई, मतलब उनकी माताजी, भाई और ये, इनको मस्तानी के साथ में जो बाजीराव का प्रवर्तन था, मतलब जो ये था, वो ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। अब बाजीराव को एक समय पे नॉनवेज खाने की जो आदत थी, तो ये आरोप लगाया जाता था कि मस्तानी की वजह से ये नॉनवेज खा रहे हैं करके, क्योंकि वो अच्छा नहीं माना जाता इन ब्राह्मीन्स। चित्तपावन ब्राह्मण थे वो, जिस हिसाब से शराबी आपने बाजीराव मस्तानी में देखे, इट वॉज नॉट लाइक दैट। इट वॉज लाइक कि आप जब राजाओं के साथ में बैठ रहे हो, राजाओं का वो एक बहुत नॉर्मल रूटीन हुआ करता था, हर राजा का। नॉर्दर्न किंग्स या सदर्न किंग्स में वो था, मराठाओं में इतना उसका प्रचलन नहीं है। लेकिन आपको अगर पैन इंडिया में जाके सबके साथ में डीलिंग करनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप चाय नहीं पीते हो, लेकिन अगर आपके सामने कोई आके चाय रख रहा है तो आप चाय पियोगे, जस्ट बिकॉज कन्वर्सेशन अच्छे से चलना चाहिए। ऑन दैट बेसिस बाजीराव सिर्फ उस समय पे वो चीजें करते थे। तो ये सारे आरोप मस्तानी पे गए कि जो कुछ भी हो रहा है ये मस्तानी की वजह से हो रहा है, एंड मेंटली एग्जॉस्टेड, फिजिकली एज वेल एग्जॉस्टेड। सो लास्ट टाइम्स बाजीराव के जब थे, वो नर्मदा के पास में खांडवा करके एक जगह आती है एमपी में, तो खांडवा के पास में नर्मदा का तट है। बाजीराव के आखिरी दिन वहां पे थे, एंड बाजीराव को बहुत टाइफाइड था, एंड ड्यू टू हाई बुखार और बॉडी इतना थकना, वहां पे बाजीराव डाइट। और छत्रपति शाहू महाराज थे, शाहू महाराज उसके बाद भी रहे। शाहू महाराज के बाद में जब बाजीराव के बेटे गद्दी पे आए हैं, तो बाजीराव के बेटे आने के बाद ये बात शाहू महाराज को समझ चुकी थी कि इनके घराने में बहुत तगड़े लोग हैं। तो अभी जो पेशवा पद था, अभी तक पेशवा पद ये
हैरी मतलब क्या बोलते हैं अपन जिसको कि एक ही घर का आदमी बनेगा, मतलब घरानेशाही नहीं थी, नेपोटिज्म नहीं था अभी तक कि भाई मैं हूं तो मेरा बेटा बैठेगा वैसे राजा में जैसे होता है। शाहू महाराज ने ये डिक्लेयर कर दिया कि बाजीराव के पिताजी पेशवा है, बाजीराव पेशवा थे, तो अब इसके बाद में बाजीराव के जो बेटे हैं वो अगर पेशवा की गद्दी पर बैठ रहे तो इसके बाद में जितने भी लोग पेशवा बनेंगे वो सिर्फ भट्ट फैमिली से रहेंगे। ओके, लेटर ऑन जाके फिर पेशवाओं में भी सिविल वॉर है इनका। कितना लेटर ऑन? अभी 15-20 साल के बाद, मतलब एक जनरेशन के बाद? हाँ, 1-2 जनरेशन के बाद। मतलब इतना है कि घर के अंदर में मर्डर्स हुए हैं। हाँ, तो ये जो आपका शनिवार वाड़ा है उसे हॉन्टेड कहा गया है ना। तो जो पेशवा बैठे थे उनका मर्डर करवाया गया, बहुत चीजें हैं वो लेटर ऑन, ये सारी कवर नहीं कर पाऊंगा मैं एकदम। ये दुनिया भर के हिस्ट्री का सच है, पता है? हाँ, ये दुनिया भर की हिस्ट्री का सच है ना। ये पूरे मतलब कैसा होता है, ये नियम है ह्यूमन बींग्स। आपने मैं अभी आपको एक बताता हूँ, एक बात समझना आप। हमारे देश का नाम किस राजा के ऊपर से पड़ा है? किंग भरत। भरत वॉज द किंग जिन्होंने ये कहा था कि मेरा बेटा गद्दी पे नहीं बैठेगा, जो व्यक्ति कैपेबल होगा वो व्यक्ति गद्दी पे बैठेगा। तो उन्होंने अपने बेटे को साम्राज्य नहीं दिया था, उन्हीं के इसमें से कोई दूसरा व्यक्ति था जो कैपेबल था, उन्हें गद्दी पे बैठाया था। सो भारत की ये परंपरा है, और भारत ने ये जिस व्यक्ति के जिस राजा के नाम पे हमारा नाम है, उस व्यक्ति ने ये परंपरा एस्टैब्लिश करी है कि यदि एक ही डायनेस्टी लंबे समय तक बैठेगी तो नासदूस होना 110% है। इसीलिए उस व्यक्ति को बनाओ जो कैपेबल है। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ भारत, कि यहाँ पे कर्म प्रधान देश है। यहाँ पे हम लोग कर्म प्रधान देश है कि जिसके कर्मों को महत्व रहेगा उसे बनाना चाहिए। लेकिन कर्म के बजाय अगर आप ब्लड लाइन पे चले जाओगे, फिर जो प्रॉब्लम्स मराठा हिस्ट्री में हुई वही सिमिलरली पेशवा हिस्ट्री में हुई, वही सिमिलरली हर जगह पे हुई है। वो तो पूरी दुनिया में ही लगता है। रंगीला का क्या हुआ? वो था, उसके बाद में देन आफ्टर दैट ही डाइड के बाद में फिर और दूसरे आए, बट वेरी वीक। नहीं, वो तो पपेट्स हो गए थे सारे के सारे। टू पपेट्स ऑफ? हाँ, पपेट्स ऑफ मराठास, पपेट्स ऑफ मराठा। अरे भाई, मतलब जब ये एक सीन तो वो पानीपत की मूवी में भी नहीं दिखाया है कि रघुनाथ राव जब दिल्ली पहुंचे, वहां पे भगवा झंडा लहराया था मुगलों का निकाल के, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि आज के बाद मराठा आके राजा होंगे। लेकिन उसके थोड़े लेटर ऑन बाद में वो पानीपत का युद्ध हुआ है। अदरवाइज ये इसके बाद के सेक्शन वाली हिस्ट्री में भी बहुत मजा है। ये जो पानीपत फिल्म है उसमें सदाशिव राव का कैरेक्टर क्यों हाईलाइट किया गया आउट ऑफ ऑल द अदर? Because he was in the war ना, he was fighting the war. Main person in the war. Yeah. Okay. अब जैसे शाहू महाराज, अभी जैसे हमने बाजीराव के ऊपर इतनी बात की, पालखेड़ के युद्ध में शाहू महाराज के अंडर में ही वॉर हो रहा है, लेकिन लीड कौन कर रहा है? तानाजी की मूवी में तानाजी युद्ध करने जा रहे, तो तानाजी सेंट्रल में रहेंगे। सिमिलर वे में सदाशिव भाऊ वाज इन द वॉर, दैट्स व्हाई दैट कैरेक्टर वाज हाईलाइटेड। गॉट इट। ओके, और सदाशिव राव और पेशवा बाजीराव के बीच कितना टाइम है? 20 साल ज्यादा। That's one generation, next generation, next to next generation, that's it. मतलब ग्रैंडचिल्ड्रन। अभी 1740 का बाजीराव का डेथ है, 1757 पानीपत है, 61 मतलब 21 साल का डिफरेंस। पुतने मतलब भाई के बेटे थे वो। ओके, एक्चुअली ये पॉडकास्ट का अंत है क्योंकि इस पॉडकास्ट की थीम थी पेशवा बाजीराव मेनली। बट एक और सवाल है कि ये ट्रांजिशन टू ब्रिटिश इंडिया कैसे हुआ और मराठास का क्या लेना देना? अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे होलकर घराना अलग हो गया। मल्हारराव होलकर जो उनके अंडर में गए थे, राइट। अब लेटर ऑन ये हुआ कि होलकर्स को जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए था, शायद होलकर्स को ये पता चला कि उतना इंपॉर्टेंस उन्हें दिया नहीं जा रहा है एज कंपेरेटिवली। और होलकर्स, शिंदेज या नागपुर के भोसलेज या पेशवाज, सबकी गद्दी अलग अलग हो चुकी थी। मतलब ये अपने अपने जहांगीरी को अपने अपने हिसाब से पकड़ के बैठ रहे थे। अब इन्हीं के बीच में झगड़ा होना शुरू हुआ, फिर वो ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल। सो पॉइंट इज कि इसके खिलाफ युद्ध करना है तो ब्रिटिश से हम मदद लेंगे, उसके खिलाफ मदद करना तो हम इनसे लेंगे। ऑन दैट बेसिस आपसे वो साइन करवाते थे, है ना, कि हमारी आर्मी आपके पास में रहेंगी, और हमारी आर्मी जब आपके पास में रहेंगी, अगर आपका कोई वारस नहीं होता है तो फिर हम आपके पास में आएंगे। अगर आप कर्जा वापस नहीं दे पाएंगे, कर्जा दिया जाता था, अगर आप कर्जा नहीं दे पाए तो फिर आपका राज्य हमारा हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था बाद में, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी था, और एक दो डॉक्ट्रिन्स थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहे। ये सारे जब साइन आउट हुए तो आपके ग्रह कलेश में जब बाहर वाले घुसे, उन्होंने इसका फायदा लिया।
ऐसा भी कहा जाता है कि अंग्रेज यहाँ पे हुकूमत करने के लिए एक्चुअली नहीं आए थे। अंग्रेज यहाँ पे हुकूमत करने के लिए नहीं आए थे, अंग्रेज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धंधा करने आए थे। आप हमारे ऊपर हुकूमत कर सकते हो, ये आपके धंधों ने बता दिया। जो हरकतें द काइंड ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग सेंड देम द मैसेज दैट यू कैन रूल अस। पता है, जब कोई भी बायोग्राफीज या डॉक्यूमेंट्री स्टडी कर रहा होता है ना, कहा जाता है कि एज अ रीडर या एज अ व्यूअर जिसकी बायोग्राफी पढ़ रहे हो, जिसकी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, उनकी गलतियों पर भी ध्यान दो। या इंडिड, हाँ, ये एक्चुअली हिस्ट्री की भी एक मेन मैंने क्यों कहा कि देखो सर, आपको विलन भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि विलन बड़ा हुआ है क्योंकि आपने गलती करी है। कई सारी जगहों पे आपको ये दिखेगा कि जो लूप होल्स हमें मिले हैं वो हमारे ही लोग हैं, जितने भी लोग हैं। अंग्रेजों की खासियत नहीं थी, हमारी गलतियां ज्यादा थी। वो ताकतवर नहीं थे, हम कमजोर थे। हमारे यहाँ पे भारत करके ये थॉट प्रोसेस था पहले से कि हमें भारत को यूनाइट करके, भारत एक राज्य है, भारत एक राष्ट्र है। लेकिन जब ये राजा, हर कोई अपने आप को राजा 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 घोषित करने के इसमें गया। अब मैं सूरत की लूट की एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको कि जिस समय पे सूरत की पहली लूट हुई थी तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहां पे अंग्रेजों से भी रैंसम लिया था। जब सेकंड लूट हुई तो सेकंड लूट में और पहली लूट में कम से कम 7-8 साल का अंतर है। और 7-8 साल में बहुत बार ये अफवाह उड़ते रहते थे कि शिवाजी महाराज कभी भी आके सूरत को लूटेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया होगा, उस अंग्रेजों की उनकी वखार यानी कि उनकी फैक्ट्री में कम से कम 150 सोल्जर थे। 150 काम कर, सोल्जर भी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर्स। फिरंग की भारतीय नहीं, सारे फिरंगी, सारे फिरंगी या गोरे। उन्होंने क्या किया होगा, शिवाजी महाराज ने पहली लूट करी है, उसके वजह से मेरे कंट्री के एक कंपनी को प्रॉब्लम हुआ है, इसीलिए इंग्लैंड के क्राउन ने वहां पे इन सभी लोगों को बंदूकें चलाने की ट्रेनिंग दी है कि तुम बंदूकें चलाना सीखो और नेक्स्ट टाइम जब शिवाजी महाराज आएंगे या फिर कोई भी आए तो अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना। तो जब सेकंड लूट हुई है सूरत की, उस समय पे पूरा फैक्ट्री अंग्रेजों ने बचा के रखी है, यहां तक कि सामने से गोलियां चली है, मराठे मरे हैं। एक और बहुत की चीज मेंशन करनी है, अभी हम 4 घंटों से बात कर रहे हैं, शायद 3-3.5 घंटे हुए रहेंगे। इस पूरे कहानी में ना अंग्रेज एक साइलेंट स्पेक्टेटर थे, या सब कुछ देख रहे थे कि क्या हो रहा है। और शिवाजी महाराज भी अंग्रेजों को बहुत साइलेंटली देखते थे, क्योंकि होता ये था कि जो तोप होते थे, तोप सप्लाई ब्रिटिशर्स ही करते थे। तो शिवाजी महाराज का लिखित स्टेटमेंट है कि मैं अभी भी बता रहा हूँ, अंग्रेज तुम्हें सिर्फ यहाँ पे बिजनेस करने के लिए नहीं आए, कभी देखना हमारी हरकतें देख के ये हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे। और कितने साल बाद एक्चुअली हुकूमत स्टार्ट करी अंग्रेजों ने? 100 साल। शिवाजी महाराज 1630, उसके 100 साल के बाद 757 बंगाल के कुछ युद्ध है उनके, बैटल ऑफ प्लासी, 120 इयर्स। हाँ, बैटल ऑफ प्लासी, मतलब 120 धीरे धीरे इनको ना पता चल चुका था कि धीरे धीरे छोटा लेते जाना है। बॉम्बे हमारे हाथ में है, सूरत का थोड़ा पार्ट हमारे हाथ में है, फिर हम ये करेंगे कि मुगलों के साथ में हम लोग संधान बांधने की कोशिश करते हैं, दक्षिण का कुछ हिस्सा हमारे साथ में है। भाई ये पॉडकास्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ बचा है। ये यूरोपियन एंगल से ये जुड़ी हुई है हिस्ट्री। ओके। और ये हिस्ट्री बुक्स में सिखाया नहीं जाता, स्कूलों में सिखाया नहीं जाता। सुनो, पॉडकास्ट में सुनो, कान खोल के बताओ कुछ पॉइंट्स, क्या गलतियां की है हमारे उस फेज में हम ही ने, ये बताओ यूरोपियंस के पर्सपेक्टिव से। देखो, मैं 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण कहूंगा। भारत का संविधान कब बना? 1947 के बाद चालू हुआ है ना। 1950 में हमने उसे स्टैम्प ये कर दिया, राइट। तो उस समय पे हमारा संविधान क्या था? उस समय पे काम होता था धर्म से, राइट। धर्म वाज योर मेन। उस समय पे 1600 1700 जो कुछ भी है, धर्म मेन रहेगा आपका। इन लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी थी, पुर्तगालियों को बहुत अच्छे से पता चल चुकी थी। ऐसा समझो कि यदि यूरोपियन नेशन के कोई मुगल है तो वो पुर्तगाली है। बहुत 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 नालायक, मतलब हद हरामी, बहुत नीच। गोवा में लिटरली एक चौक है, उसे हाथ तोड़ चौक कहा जाता है। हाथ तोड़ चौक इसलिए कहा जाता है
कि जो व्यक्ति कन्वर्ट नहीं होगा उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे यहीं पे, हाथ रख के कन्वर्ट करवाया जाता। एक तो कन्वर्ट होने तो हाथ तोड़ेंगे, तो उस चौक पे हिंदुओं के हाथ तोड़े जाते थे। तोड़े या काटे? तोड़ दो, मतलब हथौड़े से लिटरली फोड़ फोड़ के तोड़ो उसको, काटना तो ठीक है, तोड़ो उसको, हाथ तोड़ चौक बोलते थे। तो पुर्तगालियों को एक बात पता चल चुकी थी, या फिर ये बात इन्वेडर्स को बहुत अच्छे से पता चल चुकी थी कि सपोज आप खाना खाने बैठे हो और आपके खाने में गाय का मांस आ गया या आपके खाने में नॉनवेज आ गया, आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। द मोमेंट आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, आपको धर्म से निकाल दिया जाएगा और आप वापस नहीं आ सकते। नेताजी पालकर, शिवाजी महाराज जो सेनापति थे, जब शिवाजी महाराज आगरा गए तो आगरा में नेताजी पालकर भी गए थे। नेताजी पालकर को औरंगजेब ने कैप्चर कर लिया और औरंगजेब को कैप्चर करके उनको कन्वर्ट करवाया, लेकिन जिस समय पे उन्हें मौका मिला वो स्वराज्य में वापस आए। और आप देखो अमेंडमेंट, देखो अमेंडमेंट, शिवाजी महाराज कह रहे कि ऐसे कैसे धर्म में हम लोग वापस नहीं ले सकते, तो उनकी घर वापसी करवाई थी उस समय पे। ये बात शिवाजी महाराज को पता चल चुकी थी। यहाँ तक कि कृष्णदेव राय जो हरिहर बुक्का है, जो ने बताया था, राजा कृष्ण विजयनगर साम्राज्य वाला जो है, उनको भी मोहम्मद बिन तुगलक ने कन्वर्ट करवाया था, वो भी वापस आए और हिंदू में वापस कन्वर्ट हुए थे। सबसे पहला चीज आपको जो सबसे बड़ा दिक्कत हुआ वो था कन्वर्जन का, सबसे बड़ा था कन्वर्जन का। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत हमारी हुई थी सर कास्टिज्म की। वाई आई एम सेइंग कास्टिज्म वाला इशू, क्योंकि कुछ छोटे छोटे ऐसे जगह थी, चीज़ें थी कि जब 1857 आते आते, मैं कह रहा हूँ 1857 आते आते पूरे इंडिया ने पैन लेवल पे युद्ध नहीं छेड़ा था अंग्रेजों के साथ में, वो प्लान्ड आउट था। मतलब बड़े बड़े साम्राज्यों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ भले वो युद्ध लड़ा होगा, लेकिन कुछ छोटे छोटे साम्राज्य या फिर साम्राज्य की कुछ जनताएं भी ऐसी थी कि नहीं, जीत गए तो क्या होगा, शासन तो इसके बाद में फिर भी अंग्रेजों का ही होगा, या फिर हमारे ऊपर राजा लोग शासन करेंगे, हमें क्या मिलेगा। एक तो बहुत से सदर्न स्टेट्स में गरीबी की वजह से या कास्टिज्म की वजह से बहुत लोगों ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट भी कर लिया था अपने आप को, इसका भी फायदा बहुत ज्यादा इन्वेडर्स ने उठाया। तीसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे डेंजर और सबसे बुरी चीज हमारे पास में जो हुई होगी, टू बी वेरी सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा होगा इस बात को लेके तो, लेकिन इस चीज को चेंज करना पड़ा हमें। ये था, हम लोगों ने भक्ति मार्ग पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया था। सो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें ये थी कि हमने जिस समय भक्ति मार्ग को अपनाया, हम लोग बहुत सॉफ्ट हो चुके थे, हमें जरूरत थी थोड़ा सा हार्ड लाइन में जाने की। पंजाबी, बंगाली और मराठा लोग में ना एक कनेक्शन होता है। एग्जैक्टली, फॉर दिस रीजन। या इवन राजपूत, इवन राजपूत, ऑल द वॉरिंग क्लैन्स। देखो सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरे भारत में जितने भी लड़वैये योद्धा हुए हैं, अहोम्स कामाख्या देवी की पूजा करते थे, कामाख्या इज दुर्गा। नेपाल में तुलुजा भवानी करके एक है उनकी, महाराष्ट्र में माँ भवानी है, वो भी दुर्गा। राजपूत भवानी, कृष्णदेव राय दुर्गा माता, चोलास दुर्गा माता। जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी गई है वो माँ भवानी का नाम लेके ही लड़ी गई है, क्योंकि आपको यदि मारना है तो आपके पास में उतनी वो राजसिक ताकत होना बहुत जरूरी है। आप सात्विक होकर युद्ध नहीं कर सकते, आप सात्विक होकर युद्ध नहीं कर सकते। आपको वो भैरव बाबा की जो सेना होती है ना, जो महाकाल की जो सेना है, मतलब महाकाल की इसमें जो भूत प्रेत आ रहे हैं कि सब पागल हो जाए भाई, सबके सब ये कौन है भाई, जब माँ पार्वती को लेने के लिए ये लोग गए थे, उसी तरह से मुगलों के सामने जब शिवाजी महाराज और उनकी पूरी मराठों की सेना जाती है तो इसी तरह से जाते हैं। मतलब मुगलों में तो ये बात बहुत प्रचलित थी कि शिवाजी महाराज को जादू आता है, क्योंकि रात को आते हैं, कब अटैक करते हैं, कब चाहते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। सिमिलर वे में आपको वो उतना स्विफ्ट होने के लिए, क्योंकि जैसा ईश्वर रहेगा वैसे आप होंगे, ये नियम है। जिस तरह की मूर्ति की आप पूजा करोगे उस तरह से आपका वर्तन होगा। तो इसीलिए रामदास स्वामी ने भी जो राम रखा वो कोदंडधारी रखा, उग्र राम रखा, जो मर्दन कर रहा है राक्षसों के ऊपर। मतलब जितने भी देवताओं का नाम आपने जस्ट लिया, दुर्गा माँ, माँ काली, भैरव बाबा, स्कंददेव, ये सारे वॉर डेटीज और प्रोटेक्शन डेटीज भी है। एवरी डेटी इज अ वॉर डेटी इन आवर कल्चर। Lord Murugan is considered as a god of war in southern country, right? Even Ram went for the war. But the thing is, वैष्णव पंथ में जितने भी भक्तगण आते हैं, they are very calm, simple, cute वाले भक्तगण, है ना? All ISKCONites और everyone बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। बट आप किसी अघोरी से मिलो, अघोरीस का जब आप देखोगे, अघोरियों ने तो काशी बचाने के लिए औरंगजेब के खिलाफ युद्ध भी लड़ा है,
उनका लड़ाई भी हुई अघोरी वर्सेस उनकी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आप ईश्वर को देखोगे वैसे ईश्वर के जैसे आप बनोगे। उसी को अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं कि उस ब्रह्म के तत्वों को जिस तरह से आप देखने की कोशिश कर रहे हो वैसे आप बनोगे। डाउनलोड्स, यस, आप वैसे डाउनलोड करोगे। इसीलिए आपको शिव की शक्ति या फिर आपको शक्ति की तरह वैसा वर्तन करना होगा। इसीलिए एवरी अनदर वॉरियर प्रेज टू लॉर्ड काली, लॉर्ड दुर्गा बिफोर गोइंग टू द वॉर। जय भवानी, जय भवानी। एंड ऑफ द पॉडकास्ट. थँक्यू भाऊ, छान पॉडकास्ट दिला. खरंच झालं चांगलं. हो, छान छान आहे. वैसे वाकई में मैं इतना टाइम अपने आप को एनर्जेटिक रखना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा इनका पॉडकास्ट. 4 घंटे जो है उन्होंने पॉडकास्ट जो है वो किया है. अच्छा, वैसे आज की हिस्ट्री जो है ना वो कल जितना हम सुन रहे थे उससे ज़्यादा जो है ना मुझे कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लिकेटेड जो है वो लगी है. उसकी रीज़न ये है कि भाई कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, उसके लिए वो समझने के लिए ना आपको बैकग्राउंड का जो है ना मालूम होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पर एक चीज़ जो मुझे समझ आई वो ये कि फैमिली में ही प्रॉब्लम जो है ना वो स्टार्ट हो गई कि लाइक एक फैमिली मतलब कोई ना कोई तार वो जुड़े हुए हैं. शायद अगर मैं गलत नहीं समझ रही भाई तो इन द एंड जो है ना आपने ये जो बीच में ये भी बात जो है की गई है कि जो भी साम्राज्य खत्म हुए हैं ना उनकी आपसी रंजिशों की वजह से जो उनके प्रॉब्लम्स आई इनके पावर की खींचातानी जो है उसकी वजह से जो है. अच्छा, ये खींचातानी मुझे ऑलमोस्ट दुनिया की हर जो आप कह लो कि पावरफुल फैमिलीज है ना, मतलब जो जितना मैं सुनती हूँ उनमें मुझे सब में यही चीज नजर यार देखें आप और शुरू से ही मुझे ये लगता बिल्कुल आप महाभारत भी देखते हाँ, हैं, ठीक है महाभारत ना. देख लो। उसमें भी स्टार्टिंग में जब तक जो है ना वो लोग जो कैपेबल थे, ठीक है ना, वो जो बादशाह था, महाराज हैं, उनके गद्दी पर बैठते रहे हैं, वो डायनेस्टी जो है वो सही रही है. लेकिन जैसे ही ये चीज़ आ गई कि भाई ब्लड लाइन में से ही जो है ना वो बैठेगा, ठीक है ना, वहाँ पे आपको मसले मसाइल जो है वो नजर आना जो है वो शुरू हो गए. मैं ये बात बोलती हूँ, चलो वो तो एक ऐसा युग था जो हम लोग महाभारत में देखते हैं जहाँ पर भगवान ने अवतार लिया और एक तरह से वो चीजें जो हैं कि मतलब धर्म और अधर्म के बीच की जंग जो है वो हुई. लेकिन उसके बाद जब कल युग स्टार्ट हुआ तो इसमें तो मुझे धर्म और अधर्म तो नजर ही नहीं आता. इसमें तो बस एक ही चीज नजर आती है कि लाइक हमारी मतलब देखें टाइम जो के हमें साथ सही लगता है हम वही करेंगे. टाइम के साथ फिर नियम भी बदलते हैं और जब नियम बदलते हैं तो फिर ऑन द स्पॉट जो आपको सही लग रहा होता है वही आपका नियम जो है वो होता है. बिल्कुल. बाकी बहुत अच्छा पॉडकास्ट था. दोनों जो एपिसोड हम लोगों ने देखे, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा. आपका क्या कहना है इस विषय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय.